मैं दुनिया के सबसे ताकतवर मार्शल क्लैन का यंग लॉर्ड हूँ। मेरे पिता दुनिया के बचे हुए सिर्फ 9 वॉर सेंट्स में से एक हैं। फिर भी 3 साल पहले किए गए एक वादे की वजह से मैंने पूरे 3 साल तक एक सिंप बनकर बिताए, और जब मेरे पिता गुस्से में मुझे पूरी तरह त्यागने वाले थे तभी सब कुछ बदल गया। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के कैंपस में लूना मुझे बेहद सीरियस नजरों से देखती है। ज़ेन, वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका दे रही हूँ। मेरी शॉक्ड आंखें उसके फ्लैट पेट की तरफ चली जाती हैं। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने लूना का सिंप बनकर बिताए हैं। 3 साल पहले मैं लैंसिंग में ट्रांस माइग्रेट हुआ था, ठीक उसी समय जब साउथ ईस्ट टारगेट की रक्षा करने वाले मास्टर युद्ध में मारे गए थे। अपनी आखिरी सांसों में मास्टर लिनन ने अपनी सबसे प्यारी बेटी लूना को मेरी जिम्मेदारी में सौंप दिया। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन तभी चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसका काम सीधा था, अगर मैं 3 साल तक लूना का डिवोटेड सिंप बनकर रहूं तो बाद में मुझे सिस्टम से जबरदस्त रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने मास्टर के साथ 3 साल का पैक्ट कर लिया। वो 3 साल किसी नर्क से कम नहीं थे। लूना हर दिन पहले से ज्यादा आउटरेजियस होती गई, और रिवॉर्ड्स के लिए मुझे हर चीज में उसका साथ देना पड़ा। ऊपर से जो पहचान मुझे मिली थी वो भी कोई मामूली नहीं थी। मेरा क्लैन लू फैमिली ड्रैगन किंगडम के साउथ ईस्ट रीजन का नंबर 1 मार्शल क्लैन है। स्टारगेट्स के बाद वाले युग में मानवता ने 9 वॉर सेंट्स पैदा किए, जिनमें से एक मेरे पिता लॉर्ड शान है, बाकी 8 में से 2 मेरे दोनों अंकल्स हैं। इंसानों के 9 वॉर सेंट्स में से अकेले लू फैमिली के पास 3 हैं। ये अनुपात खुद में डरावना है। लू फैमिली की ताकत राजधानी के सबसे बड़े क्लैंस के बराबर खड़ी होती है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के बीच मेरा हर कदम दुनिया की नजरों में रहता है, और फिर भी ऐसी भयानक विरासत से मेरे जैसा सिंप पैदा हुआ। 3 साल तक की गई मेरी चापलूसी ने मुझे पूरे साउथ ईस्ट रीजन और पूरे ड्रैगन किंगडम में बदनाम कर दिया। पूरा क्लैन अपने ही यंग लॉर्ड पर गुस्से से भरा हुआ था, यहाँ तक कि मेरे पिता लॉर्ड शान भी रात के अंधेरे में कई बार मेरे बिस्तर तक आए, सिर्फ अपने इस सिंप बेटे का गला घोटने के लिए। लेकिन वो कभी खुद को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर पाए। मैंने हर इंसल्ट को सहा और दांत पीसते हुए पूरे 3 साल निकाल दिए, और आज इस 3 साल के पैक्ट का आखिरी दिन है। मुझे बस आज का दिन निकालना है, फिर सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी दिन लूना ऐसा बम फोड़ेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले ही स्टूडेंट से भरा हुआ है, और सब लूना को डिसबिलीफ में घूर रहे हैं। मैं और लूना पहले भी कई पागलपन भरे सीन्स कर चुके हैं, लेकिन उन सब के मुकाबले ये वाला सबसे ऊपर है। भीड़ में मौजूद हर इंसान की नजर मुझ पर टिक जाती है, लेकिन इस बार मैं बस खामोशी से वहां खड़ा रहता हूँ। लूना मेरी खाली एक्सप्रेशन वाली शक्ल को घूरती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी जब वो झल्ला कर बोली, तुम हिचकिचा रहे हो? सच में हिचकिचाने की हिम्मत कर रहे हो? देखने वालों को तो लगेगा गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ और खुद को जबरदस्ती शांत करता हूँ। मैं मानता हूँ। पूरी भीड़ एकदम खामोश हो जाती है। लूना फिर से थोड़ी ऊपर उठाती है, अब बात बनी। लेकिन तुम्हारी वो छोटी सी हेजिटेशन मुझे पसंद नहीं आई, और मुझसे शादी करने के लिए मेरी कुछ कंडीशंस हैं। ब्राइड प्राइस तो नॉन नेगोशिएबल है, और वो किसी एलीट फैमिली के लेवल का होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला है, वो आसान नहीं था। शादी के बाद लड़की को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और मेरी तरफ से डाउरी वो नहीं मिलेगी। तुम्हें पता ही है, मेरे पिता वेस्ट गेट की रक्षा करते हुए मारे गए थे, और हमारा परिवार गिर चुका है। उसके अलावा शादी के बाद तुम्हें इस बच्चे को अपनी फैमिली में प्रॉपर जगह देनी होगी। उसे अपने असली बच्चे जैसा ट्रीट करना होगा, और ये पूछने की कोशिश भी मत करना कि असली बाप कौन है। तुम मेरी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, और मुझे किसी ऐसी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहती। लूना बिना रुके एक के बाद एक डिमांड्स फेंकती जाती है। उसकी हर बात कॉमन डिसेंसी के हर रूल को तोड़ रही थी। पूरे कैंपस के स्टूडेंट्स शॉक में जमे हुए थे। आखिर में जब वो बोलना खत्म करती है तो मेरी तरफ मुड़ती है, तो क्या तुम ये सब मान सकते हो? अगर मान सकते हो तो कल ही शादी कर लेते हैं। मैं कैजुअली सिर हिला देता हूँ, मैं मानता हूँ, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता, कल सब खत्म हो जाएगा। मैं तो बस अपने सिस्टम रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए लैंसिंग की सबसे ग्रैंड शादी लेकर आऊंगा। घर पर रहना और मेरा इंतजार करना। मेरी बात शांत पानी में गिरे पत्थर की तरह पूरे माहौल में फैल जाती है। भीड़ फिर से पूरी तरह साइलेंट हो जाती है। सबको बात समझने में थोड़ा वक्त लगता है। लू फैमिली के यंग लॉर्ड में सच में ये डील मान ली, और जैसे ही सबको एहसास होता है पूरा कैंपस शोर से फट पड़ता है। साउथ ईस्ट रीजन के नंबर 1 क्लैन की एयर की शादी अपने आप में बड़ी खबर होती। न जाने कितने क्लैन्स और शक्तियां मेरी फैमिली में रिश्ता जोड़ने के लिए लड़ते रहे थे, और यहाँ मैं दुनिया के सबसे बेहुदा तरीके से शादी करने जा रहा हूँ। इस खबर से जो तूफान उठेगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और इस सब में सबसे ज्यादा खुश खुद लूना थी। उसे इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं थी कि वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। उल्टा उसे गर्व था कि सच जानने के बाद भी ज़ेन ने उसे चुना। मैं इंतजार करूंगी ज़ेन, तुम एक आदमी हो, आज जो कहा है उसे याद रखना। लूना की आंखों में जीत की चमक तैर जाती है। उसके चेहरे पर खुली हुई कंटेम्प्ट फैल जाती है। वो चाहे जितनी भी हद पार करे, चाहे जितना पागलपन करे, हमेशा कोई न कोई उसके पीछे सफाई देने वाला रहेगा, और वो इंसान है साउथ ईस्ट रीजन का नंबर 1 क्लैन का यंग लॉर्ड। सच में उसके पास लोगों को इस्तेमाल करने का नेचुरल टैलेंट है। मैं हल्की से मुस्कान देता हूँ, टेंशन मत लो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों वाली शादी दूंगा। लूना की आंखें अचानक बदल जाती हैं। ओह, मुझे अभी 2 और बातें याद आई। तुम्हें पता है ना, कल मेरे पिता की मेमोरियल डे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें मेरी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज पता चले और वो मेरी खुशी देखें।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेमोरियल में आने वाले सब लोगों के सामने अनाउंस करो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, कल समय पर पहुंच जाऊंगा। सच कहूँ तो अपने मास्टर की मेमोरियल डे पर तमाशा खड़ा करना आखिरी चीज है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। अपने आखिरी पलों में उनकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ वही थी, और उसका आज इस हालत तक पहुंच जाना, ये वो चीज थी जो मास्टर लिन कभी नहीं चाहते थे। मैं इसलिए मान गया क्योंकि एक तरफ मुझे अपनी डिग्निटी वापस लेनी है और दूसरी तरफ अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये छोटी सी उम्मीद बाकी है कि शायद लूना की आंखें खुल जाएं। अगर वो उम्मीद टूट भी गई तो ठीक है, कम से कम मैंने अपने मास्टर के लिए आखिरी कोशिश तो कर ली। अब मेरी कॉन्शियंस पूरी तरह क्लियर है। जैसे ही भीड़ सुनती है कि समय तय हो चुका है, पूरा माहौल फट पड़ता है। वॉर सेंट की मेमोरियल में उसी आदमी की बेटी जो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, लू फैमिली के यंग लॉर्ड का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। सिर्फ ये सीन ही पागलपन से भरा हुआ था। अगर मास्टर लिन दूसरी दुनिया से ये सब देख रहे होते तो वो रोते या हंसते। भीड़ में लगातार बातें होने लगती हैं। सब जानते हैं कि वॉर सेंट मेमोरियल में सिर्फ बड़े क्लैन्स ही नहीं बल्कि काउंटलेस आम लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। ऊपर से हर बड़ा मीडिया आउटलेट इस इवेंट को कवर करता है। अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कल कितना बड़ा तूफान उठने वाला है। लूना खुद से बेहद खुश दिखाई दे रही थी। अब वो पूरी तरह सैटिस्फाइड थी। तो फिर कल मिलते हैं ज़ेन। मैं देखूंगी कि तुम अपनी बात को कितना सीरियसली लेते हो। उसकी बात खत्म होते ही मैं बिना पीछे देखे मुड़ जाता हूँ और सीधा वहाँ से निकल पड़ता हूँ, एकदम क्लीन, एकदम डायरेक्ट, बिना किसी हेजिटेशन के। और पीछे छोड़ जाता हूँ एक ऐसी भीड़ जो अभी तक शॉक से बाहर नहीं निकल पाई थी। समय बीतने के साथ ये खबर साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी से निकलकर पूरे साउथ ईस्ट रीजन में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही खबर बाहर आती है, हर तरफ रिएक्शंस का विस्फोट हो जाता है। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं अपनी लिमिटेड एडिशन लॉन्गी स्पोर्ट्स कार में बैठता हूँ और सीधे स्टार होल्ड सिटी के वॉर सेंट मौजोलियम की तरफ निकल जाता हूँ। वहाँ पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत से लोग एक दिन पहले ही श्रद्धांजलि देने आ चुके थे। पूरे विशाल मैदान के हर कोने में फूल और ऑफरिंग्स भरे पड़े थे। मेरे मास्टर को सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। काफी देर हो चुकी है, अब कृपया अपने घर लौट जाइए। जैसे ही मैं ये शब्द कहता हूँ, ओल्ड ज़ेन लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में अभी तक भीड़ से भरा मौजोलियम पूरी तरह शांत और खाली हो जाता है। मैं उस काले सफेद फोटो के सामने खड़े होकर 3 बार झुकता हूँ। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। लूना के मामले में इन 3 सालों में मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया। अब जबकि 3 साल का पैक्ट खत्म हो चुका है, मैं उसकी देखभाल आगे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता रहा तो वो सिर्फ और ज्यादा हर्ट होगी। उम्मीद है आप समझेंगे। कल जो होने वाला है वो एक तरह से आपकी तरफ से उसे दिया गया आखिरी लेसन होगा। वो उसे तोड़ भी सकता है या फिर बचा भी सकता है, लेकिन जो भी नतीजा हो, उम्मीद है आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। मैं फिर से 3 बार झुकता हूँ और उसके बाद चुपचाप खड़ा होकर उस दयालु चेहरे को देखता रहता हूँ। मेरे दिमाग में उस दिन की याद घूमने लगती है जब मेरे मास्टर इस दुनिया को छोड़कर गए थे। वो इंसान जिसे पूरी दुनिया इनविंसिबल वॉर सेंट कहती थी। अपने आखिरी पल में मेरे मास्टर की आंखों में बची हुई आखिरी चमक सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। उसी समय साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के एक ट्रेनिंग रूम में काले फ्रेम वाला चश्मा पहने एक यंग असिस्टेंट दरवाजा धक्का मारकर अंदर घुसता है और जल्दी से फोन नोवा की तरफ बढ़ा देता है। मिस नोवा अपने चेहरे से पसीना पोंछती है और क्यूरियस होकर फोन लेती है। उसकी नजर स्क्रीन के सबसे ऊपर वाली हेडलाइन पर टिक जाती है। लूना प्रेग्नेंट है। कल वॉर सेंट लिन की डेथ एनिवर्सरी पर ज़ेन सबके सामने प्रपोजल देगा। कुछ सेकंड तक नोवा का खूबसूरत चेहरा ऐसे अंधेरा पड़ जाता है जैसे कोई तूफान उमड़ आया हो। मास्टर लिन के 3 डिसाइपल्स थे, नोवा, मैं और लूना। नोवा और मुझे हमेशा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स माना जाता था। हर किसी को लगता था कि हम दोनों कपल हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने लूना के लिए बिना लिमिट का सिंप बनना शुरू किया, उसी दिन से मेरे और नोवा के बीच दूरी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि हम अजनबी बन गए। फिर भी ये हेडलाइन नोवा की बची हुई सारी डिसेंसी को तोड़ देती है। कल मास्टर की मेमोरियल डे है और ये दोनों ऐसा तमाशा करने वाले हैं। ये तो सीधे सीधे मास्टर का अपमान है। नोवा ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो सीधे वेपन स्टोरेज रूम में घुसती है और सेक्शन बाय सेक्शन एक विशाल क्लीवर जोड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उसके हाथ में लगभग 4 मीटर लंबी हैंडल वाला भारी ब्लेड तैयार हो जाता है। फिर नोवा उस 4 मीटर क्लीवर को अपने कंधे पर उठाती है और सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज की तरफ दौड़ पड़ती है। वो उस विशाल ब्लेड को स्पोर्ट्स कार की छत पर रखती है और टैंक जैसी भारी गाड़ी फुल स्पीड में गैराज से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद नोवा वही 4 मीटर क्लीवर लेकर गुस्से से जलती हुई सीधे मौजोलियम के अंदर घुस आती है। वो टूम के पास पहुंचती है और मुझे वहीं खड़ा पाती है, बिल्कुल जैसा उसने सोचा था। काफी समय हो गया नोवा। 4 मीटर की दूरी पर खड़ी नोवा अपने विशाल क्लीवर को एक हाथ से पकड़ती है और एक ही झटके में जोरदार स्विंग मारती है। हवा की चीखती हुई आवाज अचानक पूरी तरह शांत हो जाती है। ब्लेड आकर सीधे मेरी गर्दन पर रुक जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा हुआ है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है बाहर लोग तुम्हारे बारे में और लू फैमिली के बारे में क्या बोल रहे हैं? नोवा सच में समझ नहीं पा रही थी। लू फैमिली के पुरुष वो लोग थे जिन्हें पूरी दुनिया एडमायर करती थी। साउथ ईस्ट रीजन के हर बैटल फील्ड पर उन्हीं का दबदबा था। इंसानों ने जहां जहां भी लड़ाई लड़ी थी, वहां की हर जमीन पर लू फैमिली का खून बहा था। यहाँ तक कि राजधानी के सबसे ताकतवर क्लैंस भी लू फैमिली के सामने एरोगेंट बनने की हिम्मत नहीं करते थे। और फिर भी इतने भयानक और अनस्टॉपेबल क्लैन से मेरे जैसा सिंप पैदा
हुआ। नोवा की आंखें डिसअपॉइंटमेंट से भर जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वो डिसअपॉइंटमेंट सख्त रिजॉल्व में बदल जाती है। तुम और लूना जो भी करो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों ने कल मास्टर की मेमोरियल डे पर कोई तमाशा किया तो मैं इसी ब्लेड से तुम दोनों के सिर काट दूंगी। उसी समय लू फैमिली के क्लैन हॉल में लॉर्ड शान अपनी क्लैन हेड वाली सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। वो अचानक खड़े होते हैं और एक पाम स्ट्राइक में अपनी कस्टम अलॉय चेयर को चकनाचूर कर देते हैं। उस नालायक लड़के का सिर मैं खुद काटूंगा। वो पूरे हॉल पर अपनी ठंडी नजर घुमाते हैं और बोलते हैं, एल्डर्स निश्चिंत रहिए, मैं लॉर्ड शैन इस शादी के पूरी तरह खिलाफ हूँ। अगर वो नालायक लड़का जिद पर अड़ा रहा और हमारे क्लैन को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सके तो मैं खुद उससे यंग लॉर्ड का टाइटल छीन लूंगा। जरूरत पड़ी तो उसे स्टार लॉक टावर में सील करके उसकी कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दूंगा। लू फैमिली के ग्रेट हॉल के अंदर मौजूद हर सीनियर मेंबर का चेहरा पहले से ज्यादा काला पड़ा हुआ था, लेकिन लॉर्ड शैन की पर्सनल गारंटी सुनने के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। फिर भी दम घोट देने वाला तनाव काफी देर तक बना रहता है। आखिरकार लॉर्ड शैन की उम्र का एक मिडिल एज्ड आदमी बोल उठता है। ओल्ड लिन ऐसा इंसान था जो पूरी इज्जत डिजर्व करता था। उसने स्टार गेट के लिए अपनी आखिरी बूंद तक खून बहाया। भले ही लिन फैमिली गिर चुकी हो, लेकिन हमारी लू फैमिली लोगों को स्टेटस से जज नहीं करती। अगर शादी का रिश्ता होता भी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक वॉर सेंट की बेटी लूना जैसी कैसे बन गई? क्या दुखद बात है। सेकंड एल्डर लंबी सांस छोड़ता है। छोड़ो ये सब, असली सवाल ये है, कल वॉर सेंट लिन की मेमोरियल है, क्या हम जा रहे हैं या नहीं? उसकी बात सुनते ही सारे सीनियर मेंबर्स अपनी नजरें लॉर्ड शैन की तरफ मोड़ देते हैं। सिर्फ जाएंगे ही नहीं, मैं खुद वहां जाकर श्रद्धांजलि दूंगा, और अगर उस नालायक लड़के ने वहां कोई तमाशा किया तो मैं लॉर्ड शैन उसे उसी जगह खत्म कर दूंगा बिना किसी दया के। सब साफ देख सकते थे कि लॉर्ड शैन सच में गुस्से से भरे हुए हैं, इसलिए एल्डर्स आगे कुछ नहीं कहते। तभी फर्स्ट एल्डर अचानक बोल उठता है, और जैन की बाई फैमिली वाली एंगेजमेंट का क्या? बाई फैमिली के कई सीनियर मेंबर्स तो शुरू से ही जैन के खिलाफ है। अब जब ये स्कैंडल बाहर आ गया है तो वो लोग फिर ट्रबल खड़ा कर सकते हैं। शायद वो खुद एंगेजमेंट तोड़ने भी आ जाए। हॉल एक बार फिर शांत हो जाता है। कुछ समय पहले ही लू फैमिली के एल्डर्स ने मेरी एंगेजमेंट तय की थी। दूसरी तरफ थी एवा, ईस्टर्न रीजन के बाय फैमिली हेड की बेटी। बाय फैमिली ईस्टर्न रीजन का नंबर 1 मार्शल क्लैन था और ईस्टर्न स्टार गेट की रक्षा करता था। ऊपर से एवा के पास दुनिया का सबसे रेयर SSS ग्रेट टैलेंट था। सच कहें तो उससे शादी करना मेरे लिए उसकी लेवल से नीचे की बात थी। इसी वजह से बाय फैमिली के कई सीनियर मेंबर्स इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाय फैमिली हेड ने सबकी बात दबाकर रिश्ता मंजूर कर लिया था। लॉर्ड शैन थके हुए अंदाज में अपनी नाक के ऊपर हाथ फेरते हैं। अगर रिश्ता टूटता है तो टूटने दो, अगर बाय फैमिली एंगेजमेंट तोड़ने आए तो आने दो। सब लोग शांत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। उसी समय बाय फैमिली के मीटिंग हॉल में भी सभी सीनियर मेंबर्स इकट्ठा थे। चलो चलो एवा, अंकल हाउ तुम्हें उस लू फैमिली वाले सिम्प का तमाशा दिखाने ले जा रहा है। और कौन कौन चल रहा है? आज पूरे बाय फैमिली सीनियर लीडरशिप की छुट्टी, सब लोग मेरे साथ वॉर सेंट मेमोरियल चलो। अंकल हाउ का विशाल और ताकतवर शरीर पूरे हॉल में दबदबा बना रहा था। उसकी जोरदार हंसी शहर के आसमान तक गूंज रही थी। वो एवा का हाथ पकड़ता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। बाय फैमिली के वो सारे एल्डर्स जो लू फैमिली वाली एंगेजमेंट के खिलाफ थे, जोर जोर से हंसते हुए उसके पीछे भाग पड़ते हैं। सब बेसब्री से मेरा मजाक उड़ते देखने जाना चाहते थे, लेकिन एवा अपनी जगह से नहीं हिलती। वो मुड़कर अपने पिता लॉर्ड बाय की तरफ देखती है। लॉर्ड बाय अपने एक्साइटेड बड़े भाई को देखते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं। जो करना है करो भाई, लेकिन वहां जाकर ज्यादा हद मत पार करना और ब्रोकन एंगेजमेंट वाली बात मत छेड़ना। अंकल हाउस जोर से हंस पड़ता है। अरे रिलैक्स करो, ये वॉर सेंट मेमोरियल है, मुझे पता है लाइन कहाँ खींचनी है। मैं बस एवा को साथ ले जा रहा हूँ ताकि वो शो देख सके, और जहाँ तक ब्रोकन एंगेजमेंट की बात है वो मेरी नीस का मामला है, मैं खुद सामने जाकर हैंडल करूंगा। इतना कहकर अंकल हाउ एवा को हॉल से बाहर ले जाता है और उसके पीछे पीछे बाय फैमिली के सीनियर मेंबर्स की पूरी भीड़ वॉर सेंट मेमोरियल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ ओल्ड जेन हेडलाइंस को घूरते हुए अपने सिर में ठंडक दौड़ते महसूस करता है। वो मेरी तरफ देखता है। यंग लॉर्ड, अभी पब्लिक रिएक्शन लू फैमिली के खिलाफ बेहद हॉस्टाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मास्टर लिन की टूम के सामने पूरी शांति से खड़ा था। ये सब पहले से एक्सपेक्टेड था। जब साउथ ईस्ट के नंबर 1 क्लैन का यंग लॉर्ड ऐसा स्टंट करे तो पब्लिक में जो भी अप्रोर उठे उसमें सरप्राइज होने जैसी कोई बात नहीं। क्या आप सच में कुछ नहीं करने वाले यंग लॉर्ड? और क्या आप सच में कल लूना को प्रपोज करने वाले हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैं लूना को प्रपोज कैसे कर सकता हूँ? ओल्ड जेन, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करो। 3 दिनों के अंदर मुझे पता चाहिए कि लूना के बच्चे का बाप कौन है। समझ गया, मैं अभी शुरू करता हूँ। मैं ओल्ड जेन को जाते हुए देखता हूँ, फिर दोबारा अपनी नजर टूमस्टोन पर टिका देता हूँ। लूना की प्रेगनेंसी की जांच करवाने का कारण उससे जुड़ा कोई इमोशन नहीं था। इसकी जड़ें उस दिन से जुड़ी थी जब मेरे मास्टर इस दुनिया से गए थे। जाते वक्त उन्होंने कुछ चीजें मेरी कस्टडी में छोड़ी थी, लेकिन वो चीजें कोई इनहेरिटेंस नहीं थी और ना ही कभी मेरे लिए थी। मैं बस उनका टेम्पररी गार्डियन हूँ। उन्हें खोलने की उन लोगों का इंतजार करेगी जो सच में उनकी डेस्टिन्ड ओनर होंगे। सालों से इन चीजों को लेकर र्यूमर्स फैलते रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये वही लेगेसी है जो मास्टर लिन छोड़कर गए थे। इसलिए मुझे शक है कि किसी ने उस लेगेसी पर नजर
जमा ली है और लूना को मेरे खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादा देर नहीं लगती कि ओल्ड जेन वापस लौट आता है। यंग लॉर्ड, प्रेगनेंसी के पीछे जो फैमिली के विक्टर जो का हाथ होने का शक है, लेकिन कंफर्म करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, उस पर नजर बनाए रखो। रात की हवा ब्लेड की तरह चुभ रही थी, ठंडी और अकेली। मैं अब भी मास्टर लिन की टूमस्टोन के सामने खड़ा था, जाने का कोई इरादा नहीं। मेरा प्लान था कि सुबह होने तक यहीं खड़ा रहूं और सिस्टम रिवॉर्ड्स का इंतजार करूं। जैसे जैसे वो पल करीब आने लगा, मेंटली तैयार होने के बावजूद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार मैंने पूरे 3 साल तक सिम्प कहलाने का बोझ उठाया था। अब जो आवाज गूंजने वाली थी वो सिर्फ एक सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं थी, वो उस रीढ़ की हड्डी की आवाज थी जो बहुत लंबे समय से झुकी हुई थी और अब आखिरकार सीधी होने जा रही थी। और फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे सिस्टम की चाइम बिल्कुल समय पर बज उठी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, द 3-year सिम्प पैक हैज एंडेड। पैक खत्म होने के पहले दिन पर आपको प्राप्त हुआ है कॉम्बैट ऑरा केओस लोटस सीड। रिवॉर्ड देखते ही मेरे चेहरे पर बेकाबू खुशी फैल जाती है। लेजेंड्स के मुताबिक जब कोई मार्शल प्रैक्टिशनर अपनी कल्टीवेशन के किसी फील्ड को एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचा देता है, तब कॉम्बैट ऑरा जन्म लेती है। ये ऑरा दुश्मनों की आत्मा तक हिला सकती है और बैटल का पूरा टाइट पलट सकती है। ये असली ताकत और टैलेंट की निशानी मानी जाती है। मेरी मार्शल टैलेंट रेटिंग हमेशा ए ग्रेड ही रही थी, लेकिन सिस्टम अभी अभी एक्टिवेट हुआ और उसने एक झटके में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी खत्म कर दी। अगले ही पल मेरे दिमाग में केओस का तूफान फट पड़ता है। ऐसा दर्द जैसे दिमाग को कोई चीर कर फाड़ रहा हो, लेकिन वो दर्द जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। ठीक 3 सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसी पल मुझे एहसास होता है कि मेरे माइंड के अंदर एक केओटिक रेल्म जन्म ले चुका है। वो रेल्म हथेली से भी छोटा था और उसके बिल्कुल केंद्र में एक अकेला लोटस पूरी शांति के साथ तैर रहा था। तभी सिस्टम फिर से चाइम करता है। रिवॉर्ड लेवल्स 1 स्टार से लेकर 8 स्टार्स तक रैंक किए जाते हैं। 8 स्टार्स हाईएस्ट रैंक है। हर दिन प्लेयर को ऑटोमेटिकली एक रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। केओस लोटस सी 8 स्टार रेयर रिवॉर्ड। मेरी आंखों में उमड़ती खुशी को मैं रोक नहीं पाता। पूरे लैंडसिंग में अब तक 100 से ज्यादा कॉम्बैट ऑरास ऑफिशियली रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, लेकिन ये वाली उनमें कहीं मौजूद नहीं थी। और अगर सिस्टम ने इसे सीधे मैक्सिमम 8 स्टार्स दिया है तो ये किसी लो टियर चीज का नाम नहीं हो सकता। पहले ही दिन टॉप टियर कॉम्बैट ऑरा, अब आगे का रास्ता सिर्फ आसान होने वाला था। ये सोचते ही मुझे पहली बार लगा कि पिछले 3 सालों की सारी बेइज्जती और सफरिंग सच में वर्थ थी। अब मेरा टैलेंट लेवल आखिर कैसा होगा? कॉम्बैट ऑरा सिर्फ लड़ाई में ताकत दिखाने का तरीका नहीं होती, उसका असली काम होता है अपने मालिक के टैलेंट और पोटेंशियल को पूरी तरह बदल देना। ऊपर से देखने पर मैं अब भी सिर्फ ए ग्रेड टैलेंट जैसा दिखता हूँ, लेकिन अब जबकि मेरे पास केओस लोटस सीड है, कौन कुछ कह सकता है। पहले मैं हर दिन सिर्फ लूना के पीछे भागता रहा। ऊपर से मैंने अपनी कल्टीवेशन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, इसलिए लू फैमिली के सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद मैं सिर्फ लेट स्टेज 2 तक पहुंच पाया था, जो कि ए ग्रेड टैलेंट के एवरेज से भी नीचे था। मेरी आंखों में चमक उभरती है और मैं डिसाइड करता हूँ कि अपना टैलेंट टेस्ट करके देखूं। कुछ ही पलों में मुझे मेमोरी से एक की ब्लड कल्टीवेशन मेथड याद आ जाता है और मैं उसे चैनल करना शुरू करता हूँ। मास्टरी तुरंत हासिल हो जाती है। मेरे पीछे धुंधली सी एक लोटस की आकृति उभरने लगती है। उसकी कली अभी बंद थी, लेकिन उससे निकलती मिस्टीरियस एनर्जी पूरे माहौल को बदल रही थी। अगर इस वक्त कोई मुझे देख रहा होता तो शॉक में जम जाता, क्योंकि जैसे जैसे लोटस ऊपर उठती है उसके आसपास की स्पेस खुद मुड़ने और डिस्टॉर्ट होने लगती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं खुद केओस के अंदर खड़ा हूँ। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि लोटस के चारों तरफ छोटे छोटे लाइट पॉइंट्स बिल्कुल फायरफ्लाइज की तरह हर दिशा से लगातार उड़ते हुए आ रहे थे और मेरे शरीर में समाते जा रहे थे। मेरे अंदर कुछ ब्लेजिंग फर्नेस की तरह दहाड़ने लगता है। आधे घंटे से भी कम समय में मैं सीधे स्टेज 3 में ब्रेक थ्रू कर जाता हूँ और फिर भी वो लाइट पॉइंट्स रुकते नहीं। वो लगातार मेरे अंदर समाते रहते हैं और मेरी कल्टीवेशन को स्टेडिली ऊपर धकेलते रहते हैं। पता ही नहीं चलता और पूरी रात गुजर जाती है। मेरी कल्टीवेशन एकदम क्लीन तरीके से लीप लेकर पूरी तरह कंसोलिडेट हो चुकी थी। लेट स्टेज 3। तभी सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैलने लगती है। ड्रैगन किंगडम के हर कोने से काउंटलेस मार्शल क्लैंस, मार्शल पावर्स और आम लोग हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन पकड़कर एक ही जगह की तरफ बढ़ रहे थे। आज के दिन सिंग सिटी पूरी तरह जिंदा लग रही थी। सुबह सुबह वॉर सेंट लिन के मज़ोलियम के गेट्स धीरे धीरे खोले जाते हैं। लिन फैमिली हेड एल्डर नैम एक क्रिस्प व्हाइट फॉर्मल सूट पहनकर अंदर आते हैं। उनके पीछे लिन फैमिली के कोर मेंबर्स चलते हैं। लूना भी उन्हीं में थी, एल्डर नैम के बिल्कुल पास। एल्डर नैम पीछे मुड़कर लूना को वरिड नजरों से देखते हैं। लूना, कल रात जो कंडीशंस तुमने रखी वो कुछ ज्यादा नहीं थी क्या? लू फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करेगी? लूना हल्की सी स्कॉफ करती है। लू फैमिली मानती है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक जेन मान जाए वही काफी है। इन सालों में मैंने जो भी मांगा, चाहे लू फैमिली ने कितना भी ओपोज किया हो, जेन हमेशा मेरे लिए उसे पूरा करके लाया। एल्डर नाम धीरे से सिर हिलाते हैं। मेरे पिछले सारे एक्शंस याद करके उनके अंदर फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लौट आता है। मास्टर लिन के मरने के बाद लिन फैमिली ने अपना सबसे बड़ा पिलर खो दिया था और पूरा क्लैन बिखर गया था। एक समय का टॉप टियर मार्शल क्लैन गिरकर सीधे 3rd रेट क्लैन बन चुका था। लेकिन जिस दिन से ये सिम्प उनकी जिंदगी में आया, उसी दिन से कल्टीवेशन रिसोर्सेज हर दिशा से लिन फैमिली में बहने लगे। अकेले मेरे दम पर लिन फैमिली 3rd रेट से उठकर
सेकंड रेट क्लैन तक पहुंच गई, वरना एल्डर नाम जैसा सिर्फ 7th रैंक ग्रैंड मास्टर मुश्किल से क्लैन को 3rd रेट लेवल पर टिकाए रख सकता था। वही उसकी लिमिट थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि लू फैमिली से मिलने वाले हर रिसोर्स को पॉकेट करने के बावजूद एल्डर नाम के दिल में मेरे लिए सिर्फ कंटेम्प्ट था। दूसरी तरफ टूम्बस्टोन के सामने मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। पूरी रात की कल्टीवेशन मुझे सिर्फ एक सांस जितनी छोटी लगी। जब मैं अपना करंट लेवल चेक करता हूँ तो खुद मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। लेट स्टेज 2 से सीधे लेट स्टेज 3 तक पहुंचना टेक्निकली सिर्फ एक रैंक की जंप थी, लेकिन सच ये था कि इवन SSS ग्रेट टैलेंट वाला जीनियस भी टॉप टियर रिसोर्सेज मिलने के बावजूद इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि केओस लोटस सीड कॉम्बैट ऑरा ने मुझे मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग टैलेंट दे दिया था। तभी मैं लूना को अपनी तरफ आते देखता हूँ। चलो गेस्ट्स को रिसीव करने में हेल्प करो, इतना कहकर वो मुड़ती है और मौजोलियम के एंट्रेंस की तरफ चल देती है। जब हम गेट तक पहुंचते हैं तो नोवा पहले से वहां खड़ी गेस्ट्स का स्वागत कर रही होती है, लेकिन लूना का दिल एक पल के लिए उछल जाता है क्योंकि नोवा के पैरों के पास वही चमकता हुआ 4 मीटर लंबा क्लीवर रखा हुआ था। धीरे धीरे समय गुजरता है और मौजोलियम लोगों से भरने लगता है। अंदर और बाहर हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। वॉर सेंट की रेपुटेशन और लेगेसी खुद अपनी कहानी कहती थी। मरने के बाद भी लोग नहीं भूले थे कि उसने ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्या किया था। क्या सच में आज लू फैमिली का यंग लॉर्ड वॉर सेंट की बेटी को प्रपोज करने वाला है? गेस्ट्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और हर कॉन्वर्सेशन आखिरकार घूमकर मेरे ऊपर ही आ टिकती थी। आखिर ये स्कैंडल इतना बड़ा हो चुका था कि इसमें कोई शक नहीं था, ये पूरे साल का सबसे पागल ड्रामा बन चुका था। तभी अचानक भीड़ में थंडर जैसी आवाज गूंजती है, लू फैमिली आ गई। अनगिनत नजरें तुरंत मौजोलियम के एंट्रेंस की तरफ घूम जाती हैं। मेरे पिता लॉर्ड शैन भारी कदमों से अंदर आते हैं। उनके पीछे 2 आदमी और थे, फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर, मेरे दोनों बड़े अंकल। लॉर्ड शैन ड्रैगन किंगडम के 10 वॉर सेंट्स में से एक थे, जबकि लू फैमिली के बाकी 2 वॉर सेंट्स हमेशा स्टारगेट और एबिस पर स्टेशन रहते थे। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों ही 8th रैंक गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स थे। लू फैमिली आज यहाँ 1 वॉर सेंट और 2 गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स के साथ आई थी। उन्होंने लिन फैमिली को उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा सम्मान दे दिया था। लॉर्ड शैन टूम के सामने झुककर श्रद्धांजलि देते हैं, फिर उनकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है और तुरंत मेरी नर्व्स तन जाती हैं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उनके शरीर से किलिंग इंटेंट निकल रही है, बिल्कुल वैसी जैसे कोई पिता अपने ही बेटे को खुद खत्म करने के लिए तैयार हो। फिर लॉर्ड शैन मुड़कर एल्डर नैम की तरफ देखते हैं। लिन फैमिली के वॉर सेंट ने कभी अकेले वेस्ट गेट को संभाल कर रखा था ताकि लू फैमिली की रीइंफोर्समेंट समय पर पहुंच सके। अगर साउथ ईस्ट रीजन का वेस्ट गेट गिर जाता तो पूरे साउथ ईस्ट रीजन के 3 अरब लोग राख बन जाते। मास्टर लिन ने ड्रैगन किंगडम और ह्यूमैनिटी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर लिन फैमिली के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट है। उम्मीद है इससे लिन फैमिली फिर से राइज कर पाएगी। लॉर्ड शैन हाथ हिलाते हैं और एक बॉटल्ड गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर हवा में प्रकट हो जाती है। हाल ही में लिन फैमिली की हरकतों ने उन्हें कितना भी फ्रस्ट्रेट क्यों न किया हो, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट फिर भी दिखानी जरूरी थी। जैसे ही भीड़ को पता चलता है कि लू फैमिली क्या लेकर आई है, पूरा मौजोलियम शोर से भर उठता है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की पूरी बॉटल, ये तो अकेले एक 8th रैंक गोल्डन बॉडी वॉरियर पैदा करने के लिए काफी है। सच में लू फैमिली जैसी जनरोसिटी कोई नहीं दिखा सकता। एल्डर नैम कुछ पल के लिए जड़ हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट फैल जाती है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर, मैं अभी 7th रैंक ग्रैंड मास्टर हूँ, क्या ये बॉटल मुझे 8th रैंक में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए काफी नहीं होगी? लूना ये सुनते ही खुद भी फ्रीज हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि लू फैमिली मेमोरियल सेरेमनी में इतनी प्रेशियस चीज लेकर आएगी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन आता है, जरूर इसलिए क्योंकि लॉर्ड शन को पता है कि आज जेन मुझे प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो खुद आए हैं और इतना बड़ा गिफ्ट भी लाए हैं। वो मुझे पहले से अपनी डॉटर इन लॉ मान चुके हैं। ये सोचते ही लूना का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है और तुरंत उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, मुझे अपनी डिमांड्स की लिस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर लू फैमिली गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर जैसी चीज ऐसे कैजुअली दे सकती है तो वो मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर हैं। लॉर्ड शन एल्डर नैम और लूना के चेहरे देखकर समझ जाते हैं कि दोनों पूरी तरह अपनी लिमिट से बाहर सोचने लगे हैं, इसलिए वो ज्यादा एंगेज करने की भी जरूरत नहीं समझते। फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो गेस्ट एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। तभी एक युवा आदमी ब्लैक फॉर्मल सूट पहनकर अंदर आता है, विक्टर जो फैमिली साउथ ईस्ट रीजन की 2nd रैंक्ड मार्शल क्लैन थी और साथ ही पूरे रीजन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर भी। जहां लू फैमिली मार्शल कॉम्बैट की एब्सोल्यूट किंग थी, वही जो फैमिली ने साउथ ईस्ट रीजन के हर कोने में अपना बिजनेस फैला रखा था। वेल्थ के मामले में वो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 थे। अब जबकि साउथ ईस्ट रीजन की दूसरी सबसे बड़ी क्लैन भी पहुंच चुकी थी, भीड़ की सारी नजरें तुरंत उनकी तरफ घूम जाती हैं और माहौल फिर से शोर से भर उठता है। सबकी नजर अब इस बात पर थी कि जो फैमिली क्या लेकर आई है, क्योंकि हर कोई जानता था जो फैमिली और लू फैमिली के बीच हमेशा राइवलरी रही है। आखिर 2nd प्लेस पर बैठकर कौन खुश रहता है? ये 2 बॉटल गोल्डन जिनसिंग मैरो एलिक्सिर की हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए, हेड ऑफ द लिन फैमिली। विक्टर जो हाथ हिलाता है और उसके पीछे खड़ा सर्वेंट आगे बढ़कर 2 बॉटल्स एलिक्सिर पेश करता है। पूरी भीड़ फिर से दहाड़ उठती है। जो फैमिली ना सिर्फ वही गिफ्ट लेकर आई थी बल्कि डबल अमाउंट लेकर आई थी। मैसेज बिल्कुल साफ था, ये सीधा चैलेंज था। जो फैमिली सच में जो फैमिली है, पैसों की कोई कमी नहीं और शर्म भी बिल्कुल नहीं। इस समय तक एल्डर नैम अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसका चेहरा प्रैक्टिकली चमक रहा था। विक्टर जो आगे बढ़कर टूम के सामने झुकता है, फिर उसकी नजर लूना पर जाती है और आखिरकार मुझ पर टिक जाती है। आज की प्रपोजल सेरेमनी के लिए शुभकामनाएं। विक्टर जो पूरी सिंसेरिटी वाले एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ हाथ
बढ़ाता है। पूरी भीड़ एक साथ तेज सांस खींचती है। माहौल अचानक कई डिग्री ठंडा पड़ जाता है क्योंकि लॉर्ड सैन का चेहरा सबके सामने विजिबली डार्क हो चुका था। हर कोई सांस रोक कर खड़ा था। सारी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थी। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। थैंक यू, जरूर सफल होगी। मैं आगे बढ़कर विक्टर जो से हाथ मिला लेता हूँ। उसी पल पूरी भीड़ साफ महसूस करती है। लॉर्ड सैन के शरीर से किलिंग इंटेंट की लहर फूट पड़ती है। विक्टर जो मुझे इतना काम और कंपोज देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन उसे महसूस होता है कि आज मुझ में पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा। हैंडशेक जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। विक्टर जो पीछे हटकर गेस्ट एरिया में चला जाता है। उसके बाद एक एक करके सभी बड़े क्लैंस और पावर्स श्रद्धांजलि देने आगे आते हैं। 3 घंटे बाद फॉर्मल सेरेमनी आखिरकार खत्म होती है, लेकिन उसके बावजूद हवा में एक अजीब टेंशन तैरती रहती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई तूफान फटने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही सेरेमनी खत्म होती है और लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, एल्डर नाम अचानक आगे बढ़ता है। वो गहरी सांस लेता है और चौड़ी मुस्कान के साथ बोलता है, सम्मानित गेस्ट्स, कृपया अभी मत जाइए। वॉर सेंट लिन की रिमेम्बरेंस सेरेमनी के इस खास दिन पर एक और अनाउंसमेंट बाकी है, और वो क्या है ये शायद आप में से ज्यादातर लोग पहले से जानते हैं। वो गर्व भरी मुस्कान के साथ मेरी और लूना की तरफ देखता है। उसके ये शब्द गिरते ही पूरी भीड़ अलर्ट हो जाती है। सारी चैटर एक पल में गायब। हर बड़े मीडिया आउटलेट के कैमरास तेजी से घूमते हैं और सीधे मुझ पर और लूना पर लॉक हो जाते हैं। एक ही पल में हम पूरे इवेंट का सेंटर बन जाते हैं। लूना एल्डर नैम की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती है और आगे बढ़ती है। ज़ेन, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी ज्यादा नहीं है। वो मास्टर लिन की टूमस्टोन की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी जेन्युइन इमोशन दिखाई देती है। ज़ेन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए। आज इस खास दिन पर इतने सारे विटनेसेस के सामने और मेरे पिता के सामने कल मैंने जो कंडीशंस रखी थी उनके अलावा शादी के बाद तुम्हें लिन फैमिली को पूरी सपोर्ट देनी होगी, और इसके अलावा मैंने एक ब्राइड प्राइस की लिस्ट तैयार की है। ये मेरी सिक्योरिटी है, उम्मीद है तुम मान जाओगे। आखिर एक लड़की जब नई फैमिली में जाती है तो उसे सेफ फील करना चाहिए, और मैं एक बच्चे को कैरी कर रही हूँ। उसके ये शब्द गिरते ही पूरी भीड़ फिर से साइलेंट हो जाती है। सबको साफ महसूस हो रहा था कुछ बहुत गलत है। वो बच्चा क्लियरली ज़ेन का नहीं था, फिर भी वो बार बार उसी बात को उठाकर ब्राइड प्राइस के लिए लेवरेज बना रही थी। आखिर उसे इतनी हिम्मत मिली कहाँ से? दूसरी तरफ लूना खुद से बेहद खुश थी। उसकी आंखों में कंटेम्प्ट की हल्की चमक तैर रही थी। वो मन ही मन अपनी ब्राइड प्राइस लिस्ट दोहरा रही थी। ये सिम्प कितना बोरिंग है, मैं चाहे जो बोलूं ये तुरंत मान जाता है, बिल्कुल बैकबोन ही नहीं है। ध्यान से सुनो, मेरे पिता ह्यूमैनिटी के लिए कैलामिटी का सामना करते हुए मरे थे, इसलिए मुझे साउथ ईस्ट रीजन के अबिस के नीचे मौजूद एक एनर्जी माइन चाहिए। क्या ये ज्यादा है? और मैं तुमसे प्रेग्नेंट हालत में शादी कर रही हूँ, इसलिए मुझे साउथ ईस्ट रीजन में लू फैमिली की होल्डिंग्स का 10% चाहिए। क्या ये ज्यादा है? इसके अलावा शादी के बाद मुझे पूरी पर्सनल फ्रीडम चाहिए। तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, तुम्हें मुझे चेरिश करना होगा, मुझसे प्यार करना होगा। तुम मेरे साथ गलत बिहेवियर नहीं करोगे। अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो तुम्हें हर हाल में मेरी रक्षा करनी होगी, और जब बच्चा पैदा हो जाए और लू फैमिली के नाम पर रजिस्टर हो जाए तब उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लूना बिना रोके लगभग 30 डिमांड्स गिना देती है। हर नई बात पर भीड़ में मौजूद लोग अनजाने में चेहरा सिकोड़ लेते थे। आखिर जब लूना बोलना खत्म करती है तो हर नजर मेरी तरफ घूम जाती है, लेकिन उन्हें मेरे चेहरे पर कुछ भी पढ़ने लायक नहीं मिलता। शुरू से आखिर तक में पूरी तरह काम था। गेस्ट एरिया में एक इंसान की मुट्ठियां इतनी जोर से बंध चुकी थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। वो खुद को रोक रही थी, वरना उसी पल अपनी पूरी वॉर सेंट प्रेशर छोड़कर यहाँ मौजूद हर स्पेक्टेटर को मिटा देती। नोवा का 4 मीटर लंबा क्लीवर अचानक उसके हाथ में प्रकट हो जाता है। उसकी ग्रिप की ताकत से ब्लेड खुद चीखने लगता है। ज़ेन, तुम्हें मेरी कंडीशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात सुनते ही पूरा मौजोलियम पागल उड़ता है, हर तरफ केओस फैल जाता है। लूना के चेहरे पर स्मग स्माइल और चौड़ी हो जाती है, लेकिन ठीक उसी पल मैं दोबारा बोल उठता हूँ, लेकिन लूना, तुम आखिर किसे अपने से शादी करवाने की कोशिश कर रही हो? इतनी लंबी लिस्ट के साथ ये ब्राइड प्राइस तो कमाल की है। नोवा का ब्लेड हवा में ही फ्रीज हो जाता है। लॉर्ड शैन उंगलियां स्नैप करने ही वाले थे कि बीच में रुक जाते हैं। पूरी भीड़ एकदम स्टिल हो जाती है। लूना पलकें झपकाती है। ज़ेन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उसे शांत नजरों से देखता हूँ। तुम मेरे मास्टर की बेटी हो, तुम मेरी जूनियर हो, अब तुम प्रेग्नेंट भी हो। अगर तुम्हें सच में कोई इतना महान इंसान मिल जाए जो ये डील एक्सेप्ट कर ले तो तुम्हारे सीनियर होने के नाते मुझे सच में खुशी होगी। लूना का चेहरा तुरंत आयरन ग्रे पड़ जाता है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। ज़ेन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ। जो अभी कहा है उसे वापस लो, वरना आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, सीधी बात करता हूँ। मेरा तुमसे शादी करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं पूरी भीड़ फट पड़ती है। लूना और पूरी लिन फैमिली गुस्से से पीली पड़ जाती है। एल्डर नैम मुझे ऐसी नजरों से घूरता है जैसे अभी मार डालेगा। ज़ेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेइज्जत और बिना ऑनर वाले इंसान निकलोगे, और मैं सोच रहा था कि लूना की पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। अब मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि तुमने हमेशा के लिए लूना से शादी करने का अधिकार खो दिया है, और क्योंकि पीछे हटने वाले तुम हो इसलिए लिन फैमिली को हुए सारे नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। इतने लोगों के सामने अपनी बात से मुकरना सिर्फ लिन फैमिली
नहीं बल्कि वॉर सेंट का भी अपमान है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने मास्टर की टूम के सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। और लूना ने जो ब्राइड प्राइस लिस्ट बताई थी उसका कुछ हिस्सा कंपनसेशन के रूप में तुम्हें देना पड़ेगा। हम लिन फैमिली वाले रीजनेबल लोग हैं, 1/3 काफी होगा, वरना मैं अपने ग्रैंड मास्टर के नाम की कसम खाकर ये मामला सीधे लू फैमिली के दरवाजे तक ले जाऊंगा। एल्डर नैम साफ तौर पर हार्ड बॉल खेल रहा था। कंपनसेशन का नाम लेकर वो ब्राइड प्राइस निचोड़ना चाहता था। मैं उसे उसी नजर से देखता हूँ जैसे किसी ऐसे इंसान को देखा जाता है जिसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका हो। मेरे होठों के कोने पर खिंची स्मर्क हर सेकंड और चौड़ी होती जा रही थी। एल्डर नाम के दिल में अचानक झटका सा लगता है, जैसे किसी ने सीधे उसके दिमाग पर वार कर दिया हो। ये कैसी नजर है? एक ग्रैंड मास्टर के सामने खड़े होकर तुम्हारे अंदर बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं है? एल्डर नाम गुस्से से कांप रहा था, उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता हूँ। ग्रैंड मास्टर का टाइटल, क्या तुम्हें सच में पता भी है इसका मतलब क्या होता है? और क्या तुम उसके लायक हो? मेरी बात सीधे एल्डर नाम की नस पर लती है। वो गुस्से से फट पड़ता है। तू बदतमीज कमीना, एक निकम्मा रिच ब्रैट जिसकी सिर्फ ग्रेड 1 टैलेंट है, जो हर दिन सिर्फ खाता पीता और मौज करता है, वो मुझ जैसे 7th रैंक ग्रैंड मास्टर को नीचे दिखाने की हिम्मत कर रहा है। तो बता, मैं इस टाइटल के लायक क्यों नहीं हूँ? अगर अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो चाहे तू लूना फैमिली का यंग लॉर्ड ही क्यों ना हो, मैं खुद तेरे दरवाजे पर आकर जवाब मांगूंगा। एल्डर नाम के फ्यूरियस चैलेंज के सामने मेरा चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, चलो ये बात छोड़ देते हैं कि पिछले 3 सालों में लूना ने तुम लोगों के लिए मुझसे कितने कल्टीवेशन रिसोर्सेज निकलवाए। लूना बाहर जाकर किसी और आदमी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन गार्डियन होने के बावजूद सबसे पहले तुमने खुद को क्वेश्चन नहीं किया कि तुमने उसे कैसे पाला। उसकी जगह तुम मुझ जैसे कंप्लीटली अनइन्वॉल्व्ड इंसान से घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कह रहे हो। एक ऐसा इंसान जिसे सही और गलत की समझ तक नहीं, जिसके अंदर ऑनर और इंटेग्रिटी जैसी बेसिक चीजें नहीं। तो बताओ, क्या तुम सच में ग्रैंड मास्टर कहलाने लायक हो? मेरी बात खत्म होते ही एल्डर नाम पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। उसके शरीर से किलिंग इंटेंट फट पड़ती है। तू मौत मांग रहा है, एक छोटा सा ब्राट ग्रैंड मास्टर को जज करने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तेरे बाप की जगह तुझे डिसिप्लिन करूंगा। एल्डर नाम अपनी जगह से गायब हो जाता है। अगले ही पल वो सीधे मेरे सामने प्रकट होता है। उसका हाथ बिजली की तरह मेरी गर्दन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी इंस्टेंट हवा में एक तेज क्रैक गूंजता है। एल्डर नाम का शरीर कैनन बॉल की तरह पीछे उड़ जाता है और जमीन पर घिसटने लगता है। इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जाए, एक फिगर उसके पास मटेरियलाइज हो जाती है, ओल्ड जंग। वो जमीन के ऊपर उड़ते हुए एल्डर नाम को देखकर ठंडी हंसी छोड़ता है। तो खुद को समझता क्या है? ओल्ड जंग अपनी उंगलियां फैलाता है, एल्डर नाम का चेहरा पकड़ता है और उसे जोर से जमीन में दे मारता है। मैं अपनी नजर लूना की तरफ मोड़ता हूँ। कुछ सच्चाइयां हैं जो मुझे लगता है तुम्हें सुननी चाहिए। इतना कहकर मैं एक मीडिया रिपोर्टर के पास जाता हूँ और उसके हाथ से माइक्रोफोन ले लेता हूँ। हर कैमरा ऑपरेटर और जर्नलिस्ट मुझे फ्रोजन एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था। मैं सीधा खड़ा होता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। आज से 3 साल पहले मेरे मास्टर लिन स्टारगेट की लड़ाई खत्म करके मरती हुई हालत में वापस लौटे थे। अपने आखिरी पलों में उन्होंने मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी थी, अगले 3 साल तक लूना मुझसे जो भी मांगेगी मुझे बिना किसी कंडीशन के उसे मानना होगा। मैंने उन्हें अपना वर्ड दिया था और पूरे 3 साल मैंने उसे निभाया। और जैसा कि आप सब ने देखा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सिंप बन गया जिस पर पूरी दुनिया हंसती रही। लेकिन आज 3 साल का पैक्ट खत्म हो चुका है और उसी के साथ मेरा वादा भी यहीं खत्म होता है। अब मैं लूना का कुछ भी ओ नहीं करता। मेरे ये शब्द गिरते ही लूना का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। मेरी बात पूरी क्राउड में शॉक वेव की तरह फैल जाती है। नोवा अपनी जगह जड़ होकर खड़ी थी। उसका हाथ अभी भी उस विशाल क्लीवर को पकड़े हुए था। यहाँ तक कि लॉर्ड शान जैसे वॉर सेंट भी रेयर अनसर्टेनिटी के साथ पलके झपकाते हैं, जैसे उन्हें खुद यकीन न हो रहा हो कि सच्चाई ये थी। पूरी भीड़ एक पल के लिए सांस रोक लेती है और फिर अगले ही सेकंड पूरा मज़ोलियम शोर से फट पड़ता है। लूना के दिमाग में सब कुछ गूंजने लगता है। मैंने अभी जो सच बताया था उसने उसे पूरी तरह ब्लाइंड साइड कर दिया था। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लूना वहीं जमी रह जाती है। उसकी आंखें डिसबिलीफ से भर चुकी थी। तो फिर मुझे इसके बारे में कभी पता क्यों नहीं चला ज़ेन? तुमने ये सब बस शादी से पीछे हटने के लिए बना लिया। आखिर तुम खेल क्या रहे हो? तुम बस मेरी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मैं ठंडी मुस्कान देता हूँ। मैं आखिरी बार साफ कह रहा हूँ, आज मैंने जो भी कहा सब सच है। मैंने 3 साल का पैक्ट पूरा किया और इस पल से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। लूना, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें अपनी जूनियर कह रहा हूँ। इतना कहकर सबकी नजरों के सामने मैं मास्टर लिन की टूम के सामने घुटनों पर बैठ जाता हूँ। 3 मजबूत बोझ सिर सीधे जमीन से लगते हैं। मास्टर, आपने एक बार कहा था कि 3 बोझ एक बॉन्ड को सील कर देते हैं। जिस दिन आप मुझसे मिले थे, आपने मुझे अपना डिसाइपल बनाया और अब इन 3 बोझ के साथ मास्टर और स्टूडेंट का बॉन्ड पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। लूना के मामले में मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद जो भी होगा उसे अकेले फेस करना उसी की जिम्मेदारी है। बोइंग खत्म होती है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ, फिर टूम की तरफ एक आखिरी गहरा बो करता हूँ और पूरी तरह सीधा खड़ा हो जाता हूँ। मेरी स्पाइन अब पूरी तरह सीधी थी। लूना मुझे घूरती रह जाती है। पूरी क्राउड में फैलती विस्पर्स सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा हिल जाता है। वो अब भी सच पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तुमने सिर्फ शादी से पीछे हटने के लिए मेरे पिता के साथ अपना रिश्ता तक तोड़ दिया। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मेरी खामोशी ही उसके अंदर ठंड भर देती है। उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ खा जाता है। अब मुझे समझ आया, कल तुमने प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि आज सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर सको। ज़ेन, तुम कितने क्रूअल
इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता पूरे 3 साल तुम्हारे मास्टर रहे। जिस तरह तुम मुझे और लिन फैमिली को इंसल्ट कर रहे हो, उसके बाद तुम खुद के साथ जी कैसे पाओगे? लूना लगभग चीख रही थी। चारों तरफ से आती विस्पर्स और पॉइंटिंग फिंगर्स ने उसकी आखिरी सैनिटी भी तोड़ दी थी। वो गुस्से और शर्म से पागल होकर मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन उसी पल एक क्रशिंग प्रेशर उस पर टूट पड़ता है। लूना सबके सामने सीधे घुटनों पर गिर जाती है। मास्टर लिन की टूम्बस्टोन के ठीक सामने ओल्ड जेन ने अपनी 8th रैंक गोल्डन बॉडी प्रेशर छोड़ दी थी और लूना को पूरी तरह दबा दिया था। लूना की आंखों की सारी रोशनी बुझ जाती है, उसकी नजरें खाली हो जाती हैं। ज़ेन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे सामने घुटनों पर ही क्यों ना गिर जाओ। इस पल लूना की पूरी कंपोजर टूट जाती है, उसकी आंखों में बची हुई आखिरी चमक भी बुझने लगती है। मैं लूना को चीखने देता हूँ, मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। मैं तेज हरकत से हाथ उठाता हूँ और अपनी स्टोरेज रिंग से 3 सैंडलवुड चेस्ट्स बाहर निकालता हूँ। मास्टर के गिरने से पहले उन्होंने कुछ चीजें मेरी कस्टडी में छोड़ी थी। मुझे लगता है आप में से कई लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। मेरी बात गिरते ही पूरी क्राउड के चेहरों पर शॉक फैल जाता है और उसके तुरंत बाद उनकी आंखों में बर्निंग ग्रीड चमकने लगती है। सिर्फ लॉर्ड शैन, जो खुद एक वॉर सेंट थे, शांत बने रहते हैं। वो हल्का सा आईब्रो उठाकर मुझे देखते हैं। विक्टर, जो तुरंत सिर उठाता है, उसकी नजरें ठंडी और प्रेडेटरी हो जाती हैं। और लूना, जिसकी आंखें अभी पूरी तरह डेड हो चुकी थी, उनमें अचानक फिर से आग जल उठती है। मैं क्राउड के अलग अलग एक्सप्रेशंस वाले चेहरों पर नजर दौड़ाता हूँ। मेरी अपनी आंखें भी चमक रही थी। इन 3 चेस्ट्स के अंदर क्या है, ये मेरे मास्टर ने कभी नहीं बताया और ये चीजें कभी मेरे लिए थी भी नहीं। मैं सिर्फ उनका टेम्पररी कीपर हूँ। मेरे मास्टर की सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन थी कि आज ठीक 3 साल बाद मैं ये बात पब्लिक करूं। इन तीनों चेस्ट्स में से हर चेस्ट अपने डेस्टिन्ड इंसान का इंतजार करेगी। सिर्फ वही इंसान उसे खोल पाएगा। क्राउड में मौजूद हर इंसान सीधा होकर खड़ा हो जाता है। सबकी आंखें जलती हुई लालच से उन 3 चेस्ट्स पर टिकी थी। मैं शांत मुस्कान देता हूँ। निकट भविष्य में मैं पहली चेस्ट खोलने की तारीख अनाउंस करूंगा। जब वो दिन आएगा तो जिसे भी इंटरेस्ट हो वो अपनी लक ट्राई कर सकता है। आज का ड्रामा यही खत्म होता है। मेरे मास्टर को सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे कुछ अर्जेंट मैटर संभालने हैं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। मेमोरियल खत्म हो चुकी है, अब आप सभी जा सकते हैं। मैं मुड़कर बाहर की तरफ चलने लगता हूँ, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज हवा को चीर देती है। ज़ेन, तुम उन चेस्ट्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो मेरे लेट ब्रदर की चीजें हैं और जो उनका है वो लिन क्लैन का है। एल्डर नाम इस मौके को पकड़ने की कोशिश करता है और दर्द के बावजूद खुद को खड़ा रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे देता है और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे की मार्बल स्लैब्स टूट जाती हैं। ओल्ड जंग उसके सिर पर पैर रख देता है। ग्रैंड मास्टर, चुपचाप नीचे पड़े रहो। फिर ओल्ड जंग मेरे साथ वॉर सेंट मेमोरियल से बाहर निकलता है। वो साफ सेटिस्फैक्शन के साथ मुझे देख रहा था। आज जो हुआ उसने उसे जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया था। तभी सामने एक फेमिलियर फिगर दिखाई देती है, नोवा। उसके कंधे पर वही 13 फुट ब्लेड रखा हुआ था। हम दोनों आमने सामने खामोश खड़े रहते हैं। आखिर नोवा पहले बोलती है, तो मास्टर लिन सच में तुम पर भरोसा करते थे? मैं हल्का सा श्रक करता हूँ। जो कहना था सब कह चुका हूँ। उम्मीद है इतना काफी होगा। नोवा अपने ब्लेड की तरफ देखती है और हल्की हंसी छोड़ती है। अफसोस की बात है, आज इस ब्लेड को खून नहीं मिला। वो उस विशाल ब्लेड को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और स्पोर्ट्स कार के ऊपर लोड कर देती है। ओल्ड जंग मुझे अंदर बैठाता है। इंजन स्टार्ट होता है और हम वहां से निकल जाते हैं। पीछे मेमोरियल ग्राउंड्स पूरी तरह केओस और रूइंस में बदल चुके थे। क्राउड एल्डर नाम और लूना को घूर रही थी। कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ दया भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि लू क्लैन का वॉर सेंट अभी भी वहीं खड़ा था। तभी अचानक ऐसी जोरदार हंसी गूंजती है कि सबकी स्कैल्प तक सुन्न हो जाती है। लॉर्ड शान अपने हाथ पीठ के पीछे बांधते हैं, आसमान की तरफ देखकर खुलकर हंसते हैं और वहां से चल देते हैं। उनके पीछे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर भी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। पूरा सीन किसी सररियल सपना जैसा लग रहा था। लॉर्ड शान ने पूरे समय एक शब्द तक नहीं कहा था, यहाँ तक कि जब एल्डर नाम बार बार मुझ पर किलिंग इंटेंट छोड़ रहा था, तब भी लॉर्ड शान ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस वक्त उनकी साइलेंस ही सब कुछ कह रही थी। जैसे ही लॉर्ड शान वहां से निकलते हैं, बाकी क्लैंस और गेस्ट्स भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। अंकल हाउ, हमें असली मजेदार हिस्सा देखने को ही नहीं मिला। लेकिन ज़ेन, वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग उसे लैपडॉग कहते थे। क्राउड के बीच एक यंग वुमन और एक मिडिल एज्ड आदमी बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। वो थी एवा, बाई क्लैन की, अपने अंकल हाउ के साथ। अंकल हाउ जेन्युइनली कंफ्यूज दिख रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, क्या हम अभी भी एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं? एवा की आंखें हल्की सी कुड़ती, लेकिन अंकल हाउ की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। ऑफ कोर्स करेंगे, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। हमें आखिरकार मौका मिला है, जल्दी मूव करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 5 एमीज ले चलता हूँ। तुम हमेशा से 5 एमीज की रैंकिंग्स चैलेंज करना चाहती थी ना? अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना कोशिश कर ली जाए। जैसे जैसे क्राउड धीरे धीरे मेमोरियल ग्राउंड्स छोड़ती है, क्लैन मेंबर्स मिलकर एल्डर नाम को उठाते हैं। उसका दिमाग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। क्यों? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एल्डर नाम पागलों की तरह चीखता है। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। ब्रदर, तुमने सब कुछ उस भेड़िए के बच्चे के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या लिन क्लैन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था? एल्डर नाम आसमान की तरफ देखकर दहाड़ता है और खून उगल देता है। आज जो कुछ हुआ
हुआ, खासकर ओल्ड जुंग द्वारा 2 बार जमीन में दे मारे जाने के बाद। इस पीक 7th रैंक ग्रैंड मास्टर का मेंटल स्टेट पूरी तरह टूटने के करीब पहुंच चुका था। उसके अंदर इनर डीमन बनने की शुरुआत हो चुकी थी। ज्यादा देर नहीं लगती और मेमोरियल सेरेमनी की सारी घटनाएं पूरे इंटरनेट पर ब्लास्ट हो जाती हैं। हर प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग लिस्ट्स पर सिर्फ एक ही टॉपिक था। सबसे बड़ी खबर, मेरा लैप डॉग वाला इमेज पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ घर लौटने के बाद सिस्टम मुझे दूसरा रिवॉर्ड देता है, डिंग डिवोशन सिस्टम डे 2 रिवॉर्ड सॉवरेन ब्लेड। मैं उस सॉर्ट टेक्निक को ध्यान से देखने लगता हूँ और धीरे धीरे मेरी सांसें भारी हो जाती हैं। इसमें कोई फ्लैशी मूव्स नहीं थे, कोई ट्रिक्स नहीं, कोई बेकार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बस एक स्ट्राइक, एक एब्सोल्यूट स्लैश। सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हटा दो और जो बचता है वो अब भी हर चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। टेक्निक को समझने के बाद मैं अपना ध्यान उसके अंदर से हटाता हूँ और अपने माइंड के भीतर फैले विशाल कियोर्स की तरफ मोड़ता हूँ। प्राइमोर्डियल लोटस अब भी वही तैर रहा था। उसकी बंद कली समय की शुरुआत से अब तक बिल्कुल नहीं बदली थी। उसके अंदर एंशिएंट डेप्थ और भारी प्रेशर वाली ऑरा भरी हुई थी। चाहे प्राइमोर्डियल लोटस हो या सॉवरेन ब्लेड, दोनों ही ऐसी एबिलिटीज थीं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ 2 दिनों के रिवॉर्ड्स और मैं ऑलरेडी आज के टॉप प्रोडिजीज के बीच खड़ा था। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि समय के साथ लगातार रिवॉर्ड्स मिलते रहे और पीछे पूरी लू क्लैन की ताकत खड़ी रही तो आखिर मैं कितना अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। तभी ओल्ड जुंग की आवाज सुनाई देती है, यंग मास्टर, क्लैन लॉर्ड ने आपको बुलाया है। मैं आता हूँ। मैं सीधे क्लैन मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ता हूँ। विशाल हॉल के अंदर तेज रोशनी चमक रही थी। लॉर्ड शान सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठे थे। उनके दोनों तरफ फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर मौजूद थे। नीचे बाकी क्लैन लीडरशिप बैठी थी। ग्रीटिंग्स। हर नजर मेरे ऊपर टिकी हुई थी जब मैं अंदर आया और कामली सबको बो किया, लेकिन इस बार उनकी नजरें पहले जैसी नहीं थी। मैं न जरूरत से ज्यादा झुक रहा था, न किसी को पुश कर रहा था। बिल्कुल कंपोज्ड, बिल्कुल स्टेडी। क्या ये सच में वही लैप डॉग था जिसे वो पहले जानते थे? लॉर्ड शान मुझे देखते हैं। उनकी आंखों में रेयर वार्मथ थी। ज़ेन, कल सेरेमनी में तुमने जो कुछ कहा, क्या वो सब सच था? हर एक शब्द। हाँ, बहुत बढ़िया ज़ेन, मैंने एल्डर्स से बात कर ली है और हमने डिसाइड किया है कि क्लैन के कुछ बिजनेसेस अब तुम्हें संभालने के लिए दिए जाएं। चिंता मत करो, शुरुआत में ज्यादा नहीं होगा, बस इतना कि तुम क्लैन अफेयर्स को समझ सको। 5 एमईज से ग्रेजुएट होने में अभी तुम्हारे पास 1 साल बाकी है। तुम्हारा मार्शल टैलेंट सिर्फ ए रैंक का है, लेकिन लू क्लैन के रिसोर्सेज के दम पर हम तुम्हें फोर्सफुली 8th रैंक तक पहुंचा सकते हैं और अगर किस्मत ने साथ दिया तो 9th रैंक भी इम्पॉसिबल नहीं। बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले सिर हिलाता हूँ। समझ गया फादर, और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मार्शल पाथ पर सिर्फ टैलेंट ही डिसाइड नहीं करता कि कौन सबसे ऊपर पहुंचेगा। लॉर्ड शान जोर से हंस पड़ते हैं। बहुत सही कहा। ट्रेनिंग के लिए तुम्हें जो भी चाहिए बस मांग लेना। अगर तुम्हें किसी पूरे डीमन ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन सोल भी चाहिए होगा तो मैं वो भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। इस वक्त लॉर्ड शन बिल्कुल एक प्राउड और डोटिंग फादर की तरह मुस्कुरा रहे थे। उनमें कहीं भी एक मार्शल सेंट वाली डरावनी ऑरा नहीं दिख रही थी, लेकिन वो वार्मथ ज्यादा देर नहीं टिकती। उनका एक्सप्रेशन अचानक गंभीर हो जाता है। 10 दिन बाद कोड 886 टारगेट से वापस लौटेगा। उस दिन घर पर मौजूद रहना। हॉल में मौजूद हर चेहरे पर तुरंत सीरियसनेस छा जाती है। मैं एक पल रुकता हूँ, फिर मुझे उसका मतलब याद आता है। स्टारगेट और अर्थ अबिस के खिलाफ चल रही एंडलेस वॉर में हर साल हजारों ह्यूमन वॉरियर्स मरते हैं। कोड 886 का मतलब था इस साल शहीद हुए वॉरियर्स की 886वीं वेव घर वापस लौट रही है। मेरा एक्सप्रेशन भी सख्त हो जाता है, समझ है। और एक बात, बाय क्लैन की लड़की हाल ही में साउथ ईस्ट रीजन में दिखाई दी है। लगता है वो 5 एमईज की तरफ जा रही है। सावधान रहना। मुझे पूरी तरफ समझ नहीं आता कि उनका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं सिर हिलाता हूँ और सबसे पहले हॉल छोड़ देता हूँ। वापस अपने ट्रेनिंग चेंबर में पहुंचते ही मैं सीधे कल्टीवेशन में डूब जाता हूँ। केओस स्पेस के अंदर प्राइमोर्डियल लोटस फिर से बढ़ने लगता है, ब्लूमिंग के एक कदम और करीब। मैं अपना माइंड पूरी तरह क्लियर करता हूँ। अगले ही इंस्टेंट मैं डाओ में प्रवेश कर जाता हूँ और फिर अचानक खुद को केओस स्पेस के अंदर खड़ा पाता हूँ। प्राइमोर्डियल लोटस मेरे बिल्कुल पास स्थिर खड़ा था। मैं उसे ऊपर देखकर ठहर जाता हूँ। उसकी सीडलिंग अब मुझसे भी ऊंची हो चुकी थी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। प्योर इंस्टिंक्ट पर मेरे अंदर एक थॉट उठता है। मैं एक उंगली आगे बढ़ाता हूँ और रिलीज कर देता हूँ। बस ऐसे ही सॉवरेन ब्लेड बाहर निकलती है। सॉर्ड लाइट पूरे केओस में समा जाती है बिना कोई निशान छोड़े, एक रिपल तक नहीं। लेकिन उसी समय साउथ ईस्ट रीजन की वेस्टलैंड्स में कहीं दूर जमीन अचानक फट जाती है। 100 फीट से ज्यादा लंबा एक टेरिफाइंग गैश धरती को चीर देता है। केओस स्पेस के अंदर खड़ा मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उस स्लैश ने बाहर क्या किया। मेरे लिए तो वो बस एक साधारण स्ट्राइक थी। मैं उसके बाद लगातार 3 और स्ट्राइक्स छोड़ता हूँ। ये चारों स्ट्राइक सॉवरेन ब्लेड की 4 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती थी। रेजर स्वॉर्ड, रूथलेस और एब्सोल्यूट, सॉफ्ट स्वॉर्ड, अनप्रेडिक्टेबल और हमेशा बदलती हुई, हैवी स्वॉर्ड, बिना एज के भी सब कुछ क्रश कर देने वाली, और आखिर में रॉटिंग वुड स्वॉर्ड। आखिरी स्ट्राइक छोड़ते ही मुझे कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। केओस स्पेस खुद फट जाती है और उसके अंदर से ग्रीन लाइट फ्लड की तरह बाहर फैलने लगती है। जब मैं आंखें खोलता हूँ तो वापस ट्रेनिंग चेंबर में था। 4th रैंक में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। मैं डिसबिलीफ में खड़ा रह जाता हूँ। मेरी कल्टीवेशन इतनी नेचुरली एडवांस हो गई कि मुझे खुद पता तक नहीं चला। फिर अचानक रियलाइजेशन होता है, रॉटिंग वुड स्वॉर्ड का आखिरी स्लैश, उसी ने 3rd और 4th रैंक के बीच की बैरियर तोड़ दी थी। डिंग, डिवोशन सिस्टम, डे 3 रिवॉर्ड, सेलेस्टियल ब्लड लाइन। सिस्टम की आवाज गूंजती है और मुझे एहसास
एहसास होता है कि पूरी रात बीत चुकी है। मैं रिफाइंड ब्लड को बाहर निकालता हूँ। एक अकेली वायलेट ब्लड ड्रॉपलेट हवा में तैर रही थी। उससे निकलने वाला प्रेशर इतना एंशिएंट था जैसे उसके अंदर पूरा प्राइमोर्डियल वर्ल्ड बंद हो। सेलेस्टियल ब्लड लाइन का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद मैं भी अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। ब्लू स्टार पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड लाइन्स एग्जिस्ट करती थी, खासकर स्टार रेस और अर्थ अबिस क्लैंसमैन, लेकिन आज तक किसी ह्यूमन ने सेलेस्टियल ब्लड लाइन जैसी ब्लड लाइन अवेकन नहीं की थी। मैं पहला इंसान था और ये ब्लड लाइन बाकी सभी नोन ब्लड लाइन से कहीं ज्यादा टेलिफाइंग थी। मैं तुरंत रिफाइनमेंट शुरू कर देता हूँ। अगले ही इंस्टेंट मेरे शरीर के अंदर ऐसी आवाज गूंजती है जैसे दो हेवेंस आपस में टकरा गए हों। 2 दिन और गुजर जाते हैं। डिंग, डिवोशन सिस्टम, डे 4 रिवॉर्ड, ड्रैगन टाइगर एलिक्सर। डिंग, डिवोशन सिस्टम, डे 5 रिवॉर्ड, पावर बूस्ट कार्ड यूज करने पर 3000 कॉम्बैट पावर इंस्टेंटली ग्रांट करेगी। दोनों रिवॉर्ड्स तुरंत मेरे सामने आ जाते हैं। तीसरे दिन मैं आखिरकार सेलेस्टियल ब्लड लाइन की रिफाइनमेंट पूरी कर लेता हूँ। मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरती है। मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्लड की सर्कुलेट करता हूँ और तुरंत मेरे पूरे शरीर पर सॉफ्ट वायलेट ग्लो फैल जाती है। वो रोशनी फायरफ्लाइज की तरह मेरे आसपास झिलमिलाने लगती है। मैं अपनी ही छाती पर एक पंच मारता हूँ। क्लैंग, आवाज बिल्कुल लोहे पर वार करने जैसी आती है। अनमैच्ड टैलेंट, अनब्रेकेबल बॉडी और ऐसी मार्शल टेक्निक्स जिनका कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ कुछ दिनों के रिवॉर्ड्स और मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। आखिर इसकी लिमिट कहाँ है? इस स्पीड से मार्शल सेंट बनना ज्यादा दूर नहीं था। मेरी नजर आखिरी 2 रिवॉर्ड्स पर जाती है, एक ड्रैगन टाइगर एलिक्सर और एक पावर बूस्ट कार्ड। पहले जितने रेयर नहीं थे लेकिन दोनों बेहद प्रैक्टिकल थे। मैं उठता हूँ और बाहर निकलता हूँ। ओल्ड जुंग पहले से दरवाजे पर खड़ा था। यंग मास्टर, ये उन बिजनेसेस की लिस्ट है जो अब आपके कंट्रोल में आएंगी। क्लैन लॉर्ड ने भेजी है। मैं सिर हिलाकर लिस्ट ले लेता हूँ। मार्शल लाइब्रेरी, मार्शल ऑक्शन हाउस, मार्शल अरीना, बीस्ट स्लॉटर हाउस। करीब 10 एंट्रीज थी और सब मार्शल वर्ल्ड से जुड़ी हुई। तभी एक एंट्री पर मेरी नजर रुक जाती है। एक फेमिलियर नाम, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, साउथ ईस्ट 5 एमीज। मैं कुछ सेकंड उसे घूरता रह जाता हूँ। मार्शल एकेडमीज टेक्निकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती थी, लेकिन पूरे देश में एकेडमीज की हालत खराब थी। रिसोर्सेज की कमी के कारण उन्हें आउटसाइड इन्वेस्टर्स के लिए डोर्स खोलने पड़े। टैलेंट कल्टीवेशन हब होने की वजह से हर मेजर मार्शल क्लैन उसमें हिस्सा लेने के लिए लड़ती थी। रिसोर्सेज डालो और बदले में अनइमेजिनेबल कनेक्शंस हासिल करो, क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स दुनिया के हर फील्ड में फैल जाते थे। मार्शल एकेडमी में इन्वेस्ट करना मतलब एक ऐसा नेटवर्क कंट्रोल करना जिसे सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट शेयर देखता हूँ तो मेरी आंखें हल्की फैल जाती हैं। 90%, इसका मतलब 5 एमीज प्रैक्टिकली हमारी ही थी। चलो, काफी समय हो गया 5 एमीज गए हुए, थोड़ा घूमते हैं और शायद प्रिंसिपल से भी बात कर लेंगे। मैं हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकल पड़ता हूँ। दूसरी तरफ लिन क्लैन का माहौल बेहद भारी था। एल्डर नैम पूरी तरह टूटा हुआ दिख रहा था। तभी उसका फोन फिर से बजता है। वो स्क्रीन देखता है, इरिटेशन छुपाते हुए कॉल उठाता है और कुछ सेकंड बाद ही काट देता है। अंकल नैम? कौन था? 5 एमीज, वो खून चूसने वाले, फिर से रिसोर्सेज इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। लूना, इस साल तुम जाके हैंडल कर लो। लूना का चेहरा उतर जाता है। अंकल नैम, अभी लिन क्लैन मुश्किल से अपने खुद के खर्चे उठा पा रही है, शायद आपको जेन से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अंकल, उस दिन के बाद मेरा और जेन का रिश्ता खत्म हो चुका है। लूना को सेरेमनी वाला दिन याद आता है, खासकर वो ठंडी और दूर नजरें, और उसके साथ ही उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हिलने लगता है। आपको नहीं लगता उस दिन जेन के बिहेवियर में कुछ अजीब था? क्या मतलब? जेन हमेशा तुम्हारी हर बात मानता था, कभी अपोज नहीं करता था। उसने कहा था कि ये तुम्हारे पिता की डाइंग विश थी। लेकिन सोचो, मेरा भाई तुम्हें कभी स्पॉइल नहीं करता था, एक बार भी नहीं। तो क्या वो सच में डेथ बेड पर ऐसा विश करता? ऑब्वियसली जेन के पास कुछ ऐसा था जो वो बोल नहीं सकता था। मैं लगातार सोच रहा हूँ और अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उस दिन लॉर्ड शन जरूर कुछ स्ट्रिंग्स पुल कर रहे थे। शायद उन्होंने जेन को तुम्हारे जरिए थ्रेटन किया हो। उसकी अचानक आई कोल्डनेस क्रूएल्टी नहीं थी। वो क्रूएल्टी नहीं थी, वो प्रोटेक्शन थी। दिल के अंदर वो अब भी तुमसे प्यार करता है। जो इंसान इतने सालों तक तुमसे प्यार करे वो अचानक सब कुछ छोड़ नहीं देता। एल्डर नाम हाथ पीछे बांधकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसने कहानी की हर मिसिंग पीस समझ ली है। लूना की आंखें अचानक चमक उठती हैं। पिछले कुछ दिनों का सारा भारीपन एक पल में हल्का हो जाता है। मैं अभी जेन से मिलने जा रही हूँ। अगर उसने माफी मांग ली और हमारे रिसोर्सेज पेमेंट का इशू हैंडल कर दिया तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन अगर उसने फिर से एटीट्यूड दिखाया तो सब खत्म। बच्चा पैदा होने के बाद भी मैं न उसे खुद से मिलने दूंगी न बच्चे से। वो तुरंत मुड़कर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ 5 एमीज के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मैं जोर से चीखता हूँ और फिर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ता रहता हूँ। तभी सामने एक फेमिलियर फिगर दिखाई देती है, नोवा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में हल्की सरप्राइज चमकती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है और उसकी यूजुअल कोल्ड इंडिफरेंस लौट आती है। नोवा हल्की सूखी हंसी छोड़ती है। 3 साल से तुम यहाँ एनरोल्ड हो और ये सिर्फ दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें सच में एकेडमी में देखा है। कम से कम इस बार तुम लूना के पीछे पीछे नहीं घूम रहे। मैं खासकर गला साफ करता हूँ। क्या मैं तुम्हें सच में इतना वर्थलेस लगता हूँ? नोवा फिर से स्नॉट करती है। वर्थलेस? मास्टर लिन की सेरेमनी वाले दिन के अलावा तुम कभी इंसान जैसे लगे ही नहीं। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी लूना वहाँ आ पहुँचती है। जेन, तुम सच में यहाँ हो? सिर्फ कुछ दिन अलग रहने
रहने के बावजूद उसके अंदर वही पुराना एंटाइटलमेंट वापस आ चुका था। उसकी हर बात में कंट्रोल झलक रहा था। उसके दिमाग में साफ था, ज़ेन जरूर जानता था कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए वो मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे उसके यहाँ आने पर कोई सरप्राइज नहीं होता। मुझे पहले से पता था कि लिन क्लैन का एकेडमी में हिस्सा इनडायरेक्टली मुझसे जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके एटीट्यूड में कुछ अजीब था। मैं हल्का सा फ्राउन करता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए था? लूना गहरी सांस लेकर बोलती है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर उस दिन तुमने एंगेजमेंट कैंसिल ना की होती और सच में मुझे प्रपोज कर दिया होता तो लॉर्ड शान तुम्हारे साथ क्या करते? वो मुझे मार डालते। ऑब्वियसली। लूना धीरे से सांस छोड़ती है। तो अंकल नाम सही थे। ज़ेन के पास सच में ऐसी वजहें थी जो वो बता नहीं सकता था। मैं तुम्हें माफ करती हूँ ज़ेन, लेकिन ज्यादा खुश मत होना। मुझे ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, मुझे ग्रैंड वेडिंग भी नहीं चाहिए। आखिर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ तो हूँ नहीं। मैं समझती हूँ कि लॉर्ड शान क्लैन ऑनर को कितना सीरियसली लेते हैं, मैं वो समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें मेरे पिता की चीजें देने का हक किसने दिया? मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। उन्हें वापस मुझे दे दो। वो चीजें लिन क्लैन की हैं। लूना का टोन पूरी तरह कमांड भरा था, जैसे आर्ग्यूमेंट की कोई जगह ही ना हो। उसे ऐसे देखकर मुझे लगभग उस पर तरस आने लगता है। लगता था ये औरत कुछ दिन पहले हुई हर चीज भूल चुकी है और अब भी सोच रही है कि वो मुझसे शादी करने वाली है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, मास्टर लिन ने वो चीजें उन लोगों के लिए छोड़ी थी जो उनके डेस्टिन्ड ओनर्स होंगे। उसका न मुझसे कोई लेना देना है न लिन क्लैन से। लूना पलक तक नहीं झपकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो कि मेरे पिता ने वो चीजें तुम्हें दी थी, लेकिन प्रूफ कहाँ है? वो एक मार्शल सेंट की लेगेसी थी। कौन जाने तुमने कोई अंडरहैंड ट्रिक इस्तेमाल करके उन्हें हासिल किया हो। ज़ेन, तुम एक आदमी हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे लिए बची हुई रिस्पेक्ट भी खो दूं। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले खुद को प्रूव करो। लूना की बेहया हरकत देखकर अब मेरे अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं बची थी। मैं ठंडी नजरों से उसे देखता हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, अच्छे से सोच कर वापस आना। उम्मीद है तब तक तुम रेडी हो जाओगी, क्योंकि अगर नहीं तो हमेशा के लिए तुमने मेरे साथ मौका खो दिया। लूना अपनी बात खत्म करती है और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर देती है क्योंकि नोवा ठीक आगे चल रही थी। नोवा को देखते ही लूना का एटीट्यूड बदल जाता है। वो तुरंत मीक और क्वाइट बनकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मैं दोनों के पीछे चलता हुआ ऑफिस तक पहुंचता हूँ। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल फू और उनके हस्बैंड एक लिस्ट देख रहे थे। उनके पीछे एक मजबूत बॉडी वाला यंग वॉरियर खड़ा था। उसका चेहरा सीधा साधा और ऑनेस्ट था। रेक्स, जब सब लोग आ जाएं तब इस साल के रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस की नेगोशिएशन तुम हैंडल करोगे। ज्यादा मांगने से डरना मत। जितने ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स मजबूत बनेंगे और बैटलफील्ड में वही एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लाइफ और डेथ के बीच फर्क बन सकती है। रेक्स तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। उसके सिंपल चेहरे पर प्योर डिटर्मिनेशन दिख रही थी। डैड, टेंशन मत लीजिए। जब ज्यादा मांगने की बात आती है तो मुझसे ग्रीडी कोई नहीं। तभी डोर खुलता है। एक लंबा और लीन फिगर अंदर आता है। प्रिंसिपल फू तुरंत खड़ी हो जाती है। उनके चेहरे पर वार्म वेलकम उभरता है। विक्टर, तुम आ गए, प्लीज बैठो। विक्टर हल्का सा नॉड करता है और बिना किसी फॉर्मेलिटी के जाकर चेयर पर बैठ जाता है। डोर फिर खुलता है। इस बार 3 लोग एक साथ अंदर आते हैं। नोवा सबसे आगे थी। वो बिना कुछ बोले जाकर बैठ जाती है। लूना प्रिंसिपल फू को पोलाइट स्माइल देती है और अपनी सीट लेती है। मैं सबसे आखिर में अंदर आता हूँ और रूम के सबसे किनारे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। कंग्रेचुलेशंस यंग मास्टर ज़ेन, रिसोर्स नेगोशिएशन अब आपके हाथ में है। लगता है अब आप ऑफिशियली फैमिली बिजनेस में उतरने वाले हैं। बाकी लोग मेरी तरफ सरप्राइज के साथ देखते हैं। तभी डोर एक बार फिर खुलता है। रूम में मौजूद हर नजर तुरंत एंट्रेंस की तरफ घूम जाती है। एक और यंग मैन अंदर आता है। टाइट कैमो वेस्ट, कैमो पैंट्स, डार्क स्किन, पूरा शरीर रॉ मसल से भरा हुआ। उसके हाथ में एक ब्लेड लटक रही थी। उसके शरीर से निकलती ब्लड की बेहद थिक थी। उसके आसपास एक इनविजिबल किलिंग ऑरा घूम रही थी। ऐसी प्रेशर जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने सच में लोगों को मारा हो। ब्लेज, अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ब्लेज कैजुअली बोलता है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, मैं अभी अभी स्टारगेट से वापस आया हूँ, सीधा यहीं चला आया, कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं मिला। उम्मीद है किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ऐसे चेयर पर गिरता है जैसे पूरी जगह उसी की हो, फिर अलॉय ब्लेड को टेबल पर हल्के क्लैंक के साथ रख देता है। ब्लेज, ये नाम मैं अच्छी तरह जानता था। शिया क्लैन साउथ ईस्ट रीजन की तीसरी सबसे ताकतवर मार्शल क्लैन थी। सिर्फ लू क्लैन और जो क्लैन उनसे ऊपर थे। लू क्लैन मार्शल स्ट्रेंथ के लिए फेमस थी, जो क्लैन वेल्थ के लिए, लेकिन शिया क्लैन अलग थी। उस क्लैन का हर मेंबर मिलिट्री में सर्व करता था। कहा जाता है ब्लेज बचपन से ही मिलिट्री वॉल्स के अंदर बड़ा हुआ था। वो 5 एमईज में एनरोल जरूर था, लेकिन लोगों को उसके बारे में सिर्फ एक बात पता थी, उसके पास SS रैंक्ड टैलेंट था। उसकी असली पावर लेवल क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो साल भर स्टारगेट या अर्थ अबेस में ट्रेनिंग करता रहता है। सबके आने के बाद प्रिंसिपल फू इस बार चुप हो जाती हैं। वो अपनी चेयर पर हल्का पीछे टिकती हैं, सिर थोड़ा झुकाकर, बिल्कुल ऐसे जैसे असली कंट्रोल पर्दे के पीछे से चल रहा हो। रेक्स अपनी माँ का एक्सप्रेशन देखते ही सब समझ जाता है। अब जब सब लोग आ चुके हैं तो इस साल के रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस पर बात शुरू करते हैं। मैं आप सबसे थोड़ा बड़ा हूँ तो मुझे आपको जूनियर्स कहने की परमिशन दीजिए। हम मार्शल आर्टिस्ट सीधी बात करना पसंद करते हैं, तो रिसोर्सेज की बात है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपके क्लाइंट्स इस साल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? नोवा सबसे पहले बोलती है। सू क्लैन पिछले साल जितना। लूना भी तुरंत बोलती है। लिन क्लैन भी पिछले साल जितना ही। वो नंबर्स तो बता देती है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। वो अमाउंट ऑलरेडी लिन क्लैन को लिमिट तक खींच रहा था और अंदर ही अंदर वो अब भी उम्मीद कर रही थी कि आखिर में मैं उनकी मदद
मदद कर दूंगा। रेक्स दोनों लिस्ट देखता है। उसे इन दोनों से ज्यादा उम्मीद ही भी नहीं। असली टारगेट्स थे लू क्लैन, जो क्लैन और शिया क्लैन। उसकी नजर धीरे से हम तीनों पर जाती है। विक्टर जो बिना हेजिटेशन के बोलता है, जो क्लैन इस साल पिछले साल से 30% ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा और बदले में 5 एकेडमीज से हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई फिक्स डिमांड नहीं, बस इतना कि पिछले साल से कम ना हो, लेकिन इक्विटी स्टेक बदलनी होगी। पिछले साल जो क्लैन के पास 4% था, इस साल हमें 15% चाहिए। और इस साल की ग्रैंड 5 पाथ परेड, उसकी साउथ ईस्ट रीजन टीम स्पॉन्सरशिप इस बार एक्सक्लूसिवली जो क्लैन को चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही रूम का माहौल बदल जाता है। ग्रैंड 5 पाथ परेड पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट था। उसकी स्पॉन्सरशिप प्योर विजिबिलिटी और इन्फ्लुएंस का सिंबल मानी जाती थी और वो हमेशा से सिर्फ लू क्लैन के पास रही थी। जो क्लैन साफ मूव कर रही थी। रेक्स का चेहरा फंस जाता है। मामला अचानक कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। उसे समझ नहीं आता क्या बोले। वो सिर खुजलाता है और हेल्प के लिए अपनी माँ की तरफ देखता है। फिलहाल इसे बाद में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल फू हल्का हेडेक महसूस करते हुए बीच में आती है और बात को वापस ट्रैक पर लाती है। फिर वो ब्लेज की तरफ देखती है और शिया क्लैन। ब्लेज सीधा बैठता है। प्रिंसिपल फू, शिया क्लैन इस साल पिछले साल से 10% ज्यादा रिसोर्सेज देगा, लेकिन बदले में हमें 5% इक्विटी स्टेक चाहिए और कम से कम 30% ग्रेजुएट्स हमारे डायरेक्शन में भेजे जाएं। फिर वो जानबूझकर आखिरी लाइन जोड़ता है, ओ, और इस बार शिया क्लैन मिलिट्री की तरफ से बोल रही है। प्रिंसिपल फू तुरंत शार्प ब्रेथ लेती है। फिर उनकी नजर मेरी तरफ मुड़ती है। यंग ज़ेन, लू क्लैन इस साल क्या कंट्रीब्यूट करेगी? मैं जवाब देने से पहले थोड़ा समय लेता हूँ। पिछली स्टारगेट कैंपेन में लू क्लैन ने एक स्टार क्रिस्टल माइन हासिल की थी। मेरे फादर ने सुना कि 5 एकेडमीज का कल्टीवेशन टावर पिछले 100 सालों से रिप्लेस नहीं हुआ। काफी समय हो गया, इसलिए वो एकेडमी को नया कल्टीवेशन टावर डोनेट करना चाहते हैं। मैं ये बात ऐसे कैजुअली बोलता हूँ जैसे कुछ खास ना हो, लेकिन जैसे ही शब्द बाहर निकलते हैं, रूम में मौजूद हर चेहरा बदल जाता है। पहले शॉक, फिर डिसबिलीफ और उसके बाद सब एक साथ गहरी सांस खींचते हैं। स्टार क्रिस्टल माइन ऐसी चीज सिर्फ एलियन रेसेस की डीपेस्ट जोन्स में मिलती थी। एलियन रेसेस खुद उसका कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करती थी और वो सिर्फ स्टारगेट बैटलफील्ड पर ही पाई जाती थी। ह्यूमन वॉरियर्स भी स्टार क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते थे और उसका इफेक्ट टेरिफाइंग लेवल का होता था। उसके सामने बाकी सारी कल्टीवेशन रिसोर्सेज फीकी पड़ जाती थी और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पैसे होने से उसे खरीदा नहीं जा सकता था। फिर मैं कैजुअली एक और लाइन जोड़ता हूँ, और लू क्लैन की बाकी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस पहले जैसी ही रहेंगी। एक भी रिसोर्स कम नहीं होगा। प्रिंसिपल फू खुद को संभालती हैं और विक्टर और ब्लेज की तरफ देखती हैं। कल्टीवेशन टावर 5 एमीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या जो क्लैन और शिया क्लैन अपने पुराने अरेंजमेंट्स जारी रख सकती हैं? अगर थोड़ा रिडक्शन भी हो जाए तो ठीक है, आपकी शेयर सेम रहेंगी। विक्टर नीचे नजर करता है। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो हल्का हंस पड़ता है। फाइन, जिस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते उससे लड़ने का कोई मतलब नहीं। विक्टर अच्छी तरह समझ गया था इसका मतलब क्या है। जिस पल स्टार क्रिस्टल माइन टेबल पर आ गई, उसी पल जो क्लैन के पास काउंटर करने के लिए कुछ नहीं बचा। दुनिया का सारा पैसा भी स्टार क्रिस्टल माइन नहीं खरीद सकता था। दूसरी तरफ ब्लेज का एक्सप्रेशन खुलकर खराब हो जाता है। वो सीधा मुझे घूरता है। ज़ेन, पिछली स्टारगेट कैंपेन में शिया क्लैन ने बेहद भारी लॉसेस झेले थे। हमारे कई नए मिलिट्री वॉरियर्स मारे गए। हमें डेस्परेटली फ्रेश फाइटर्स चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 साल बाद फ्लेम डीमन सी बैटलफील्ड पर साउथ ईस्ट मिलिट्री बुरी हालत में होगी। क्या तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, तुम्हारी बात अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उसी बैटल में लू क्लैन ने भी भारी लॉसेस झेले थे और हमें भी 3 साल बाद एंशिएंट ब्लड प्रिजन फ्रंट के लिए तैयार होना है। ब्लेज का चेहरा डार्क हो जाता है। जियोग्राफिकली फ्लेम डीमन सी एंशिएंट ब्लड प्रिजन के अपस्ट्रीम पर है। अगर हमारी मिलिट्री फ्लेम डीमन सिटाडेल होल्ड नहीं कर पाई तो तुम लोग डाउनस्ट्रीम में एंशिएंट ब्लड प्रिजन कैसे होल्ड करोगे? मैं बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देता हूँ, वो मेरी कंसर्न नहीं। हर बड़ी क्लैन मार्शल अकेडमीज में रिसोर्सेज सिर्फ एक वजह से डालती थी, वॉरियर्स। क्योंकि वॉरियर्स प्राइसलेस होते थे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स उनसे ज्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं। ब्लू स्टार पर लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन वॉरियर्स की वो असली क्राइसिस थी। हर साल करोड़ों लोग मार्शल पाथ पर कदम रखते थे, लेकिन अर्थ अब इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। जितने वॉरियर्स बनते उससे ज्यादा बैटलफील्ड में मर जाते। सप्लाई कभी डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी। ब्लेज की आंखों में इरिटेशन साफ दिख रही थी। हर साल सबसे बड़ा हिस्सा लू क्लैन ले जाती है, बाकी लोग आखिर सरवाइव कैसे करें? तुम लोगों को थोड़ा पीछे हटना चाहिए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता हूँ। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पीछे हटें? किस हक से? लू क्लैन सबसे ज्यादा लड़ती है, सबसे ज्यादा खून बहाती है। हर फ्रंट, हर स्टारगेट, हर अर्थ अबिस बैटलफील्ड सबसे पहले लू क्लैन खड़ी होती है। क्या वहाँ की 1 इंच जमीन भी ऐसी है जहाँ हमारा खून न बहा हो? ह्यूमैनिटी लड़ती है, वॉरियर्स लड़ते हैं, लू क्लैन भी लड़ती है, लेकिन लड़ाई में जाने जाती हैं। ब्लेज तुरंत पलटकर बोलता है, और लू क्लैन को सबसे ज्यादा पेमेंट भी मिलती है। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, अगर हम पीछे हट जाएं, अगर हम स्टेप डाउन कर दें, तो वो जगह कौन भरेगा, मिलिट्री या जो क्लैन? विक्टर तुरंत बीच में बोल पड़ता है, ज़ेन, ये अनफेयर है। तुम्हारा और शिया मिलिट्री का इश्यू है, उसमें जो क्लैन को मत घसीटो। जब लोगों की जरूरत होती है हम फाइटर्स भेजते हैं, जब लोग नहीं भेज सकते तो पैसा भेजते हैं। हमने कभी एफर्ट में कमी नहीं छोड़ी, न रिसोर्सेज में। हम किसी के कर्जदार नहीं। तुम लोगों ने जितनी जानें गंवाई हैं, जो क्लैन ने उसका प्राइस चुका दिया है। वेल सेड। ब्लेज का टेम्पर पूरी तरह फ्लेयर हो जाता है। वो एलॉय ब्लेड पर जोर से हाथ मारता है। ज़ेन, क्या तुम्हें सच में
लगता है सिर्फ लू क्लैन ही खून बहाती है। मुझे बेकार की बातें पसंद नहीं। अगर लड़ना है तो सीधा बोलो। अगर मुझे सही याद है तुम डबल एस रैंक्ड टैलेंट हो, राइट? ब्लेज की आवाज पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। अगर नहीं लड़ना चाहते तो कोई शर्म की बात नहीं, आखिर तुम सिर्फ ए रैंक टैलेंट हो। मैं उसकी चाल तुरंत समझ जाता हूँ, लेकिन बेट नहीं लेता। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। क्या सच में ये फेयर होगा? तुम मेरे खिलाफ? ब्लेज स्कॉफ करता है। फेयर पॉइंट। डबल एस रैंक का किसी ए रैंक को दबाना अच्छा नहीं दिखता। चलो ऐसा करते हैं, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं, लोगों को लगेगा मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। ब्लेज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। कितना थॉटफुल। लेकिन मैं पास नहीं करूंगा। वो अपनी ब्लेड उठाता है, खड़ा होता है और डोर की तरफ बढ़ जाता है। ये जगह सही नहीं। अरीना स्टेज। अभी वो बिना पीछे देखे बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही प्रिंसिपल फू और बाकी सब की नजरें मेरी तरफ घूम जाती हैं। टैलेंट गैप बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि सिर्फ मेहनत से उसे कवर नहीं किया जा सकता था। और ब्लेज के पास सब कुछ था, टैलेंट, डेडिकेशन, रिसोर्सेज, जबकि मेरे पास एवरेज टैलेंट। ऊपर से लूना के पीछे भागते हुए मैंने सालों तक कल्टीवेशन निगलेक्ट की थी। मैं एक नॉर्मल ए रैंक स्टैंडर्ड तक भी नहीं पहुंच पाया था। फिर भी मैंने फाइट एक्सेप्ट कर ली। अरीना स्टेज पर ब्लेज अपनी ब्लेड हाथ में लेकर खड़ा था। वो जोर से जमीन पर पैर मारता है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ, ध्यान से। उसकी लेग्स कॉइल होती हैं। फिर बूम, वो कैनन बॉल की तरह मेरी तरफ लॉन्च करता है। एक पंच, कोई ट्रिक्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं, सिर्फ ओवरवेलमिंग ब्लड ची। उसकी ब्लड ची में मिक्स टेरिफाइंग बैटल ऑरा क्राउड पर ऐसे गिरती है जैसे किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। लेकिन स्टेज पर जिस पल ब्लेज की फिस्ट मेरी खुली हथेली से टकराती है, उसकी सारी वायलेंट ब्लड ची उसी इंस्टेंट कोलैप्स हो जाती है। उसकी मुट्ठी मेरी पकड़ में बंद हो जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर हाथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिलता तक नहीं। फोर्थ रैंक? तुम फोर्थ रैंक कैसे हो सकते हो? मैं बस रिस्ट फ्लिक करता हूँ। ब्लेज की शॉक्ड आवाज फट जाती है और उसका शरीर पहले से भी तेज स्पीड में उड़कर स्टेज पर जा गिरता है। क्राउड एक साथ गैस्प करती है। ज़ेन, तुमने ये अच्छी तरह छुपाया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम ऑलरेडी फोर्थ रैंक में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। ये मेरी गलती थी। ब्लेज जमीन पर पैर मारता है और फिर से लॉन्च करता है। इस बार उसकी एक्सप्लोसिव पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि वो 30 फीट से ज्यादा हवा में उछलता है। फिर वो ऊपर से सीधे मेरे सामने उतरता है। मैं ऊपर देखकर उसे शांत एक्सप्रेशन से देखता हूँ। रिजल्ट वही रहेगा, बस तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं हाथ उठाता हूँ और एक स्लैप मारता हूँ। अगले ही पल जो होता है वो क्राउड को पहले से भी ज्यादा शॉक कर देता है। क्रैक पूरी अरीना में साफ सुनाई देता है। ब्लेज के आर्म की हड्डी टूटने की आवाज। ब्लेज बोन शेकिंग फोर्स के साथ स्टेज पर क्रैश करता है। रीइंफोर्स्ड एलॉय प्लेटफॉर्म टूटता नहीं, लेकिन पूरा कांप उठता है। क्राउड पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। हर आंख ब्लेज पर टिकी थी, जो स्टेज पर फेस डाउन पड़ा था। सबकी रीढ़ में ठंड दौड़ जाती है। ब्लेज कांपता है, फिर एक हाथ के सहारे खुद को उठाता है। उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है। डिसबिलीफ, फ्यूरी, ह्यूमिलिएशन, हर इमोशन उसकी आंखों में एक साथ फट रहा था। मैं उसे शांत नजरों से देखता हूँ। अब भी जारी रखोगे? मैं सिर हिलाता हूँ। लगता है तुम अब भी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मेरी ये बात ब्लेज के अंदर कुछ तोड़ देती है। क्या किसी ने उसे कभी इस तरह डिसमिस किया था? उसकी आंखें रेज से जल उठती हैं और तभी उसका शरीर बदलना शुरू होता है। उसके माथे के बीचों बीच एक ब्लैक मार्क उभरता है। फिर वो उसकी वेन्स में फैलने लगता है। डार्क लाइंस उसके पूरे शरीर पर क्रॉल करने लगती हैं। अगले ही पल उसके अंदर से टेरिफाइंग बैटल ऑरा फट पड़ती है। लेकिन अभी अंकल हाउ का चेहरा पूरी तरह जम चुका था। उसकी आंखें स्टेज पर टिकी थी। ब्लेज के पीछे का सिल्हूट अचानक डिस्टॉर्ट होने लगता है। उसकी पीठ से 2 एक्स्ट्रा आर्म्स बाहर फट पड़ती हैं। फिर उसके पीछे 10 विशाल ब्लैक विंग्स खुल जाती हैं। उसके सिर के ऊपर एक जाइगेंटिक ब्लैक ड्रैगन स्कल मटेरियलाइज होती है और अगले ही पल दर्जनों मीटर लंबा एक टेरिफाइंग ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह फॉर्म ले लेता है। ब्लेज उस ड्रैगन के भीतर खड़ा मुझे ऊपर से घूर रहा था। उसकी आंखें बर्फ जैसी कोल्ड और मर्सीलेस थीं। घुटनों पर गिरो और सरेंडर करो। तो ये है 10 विंग्ड ब्लैक ड्रैगन मैनिफेस्टेशन। मैं हल्की नजर डालता हूँ। काफी ऑर्डिनरी लग रहा है। ब्लेज की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे अब एहसास होता है मैं रिएक्ट ही नहीं कर रहा। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा वेपन उसकी क्रशिंग प्रेशर होती है। ऐसी प्रेशर जो सामने वाले की विल तक तोड़ दे। लेकिन मैं बिल्कुल अनअफेक्टेड खड़ा था। ब्लेज कंफ्यूजन से मुझे घूरता है। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। वैसे मेरे पास भी एक मैनिफेस्टेशन है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे शब्द खत्म भी नहीं होते कि मेरे पीछे का आसमान बदल जाता है। ब्लू ग्रीन केओस का एंडलेस एक्सपेंस फैल जाता है और उस इन्फिनिट केओस के भीतर एक अकेली लोटस बर्ड मोशनलेस खड़ी दिखाई देती है। साइलेंट, स्टिल, लेकिन उससे निकलती ऑरा इतनी एंशिएंट थी जैसे समय खुद उसके सामने झुक जाए। इटर्नल स्काई में खिला हुआ एक अकेला लोटस। अगले ही पल थर्ड प्रेशर सीधे ब्लेज पर माउंटेन की तरह गिरती है। वो तुरंत मेरे सामने घुटनों पर गिर पड़ता है। उसकी 10 विंग्ड ब्लैक ड्रैगन मैनिफेस्टेशन वायलेंट तरीके से कांपने लगती है। वो सिकुड़ पर ट्रेम्बलिंग ब्लैक मास बन जाती है। स्टेज के ऊपर दोनों मैनिफेस्टेशंस आमने सामने खड़ी थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन साफ कोलैप्स होने की कगार पर थी। डेड साइलेंस। पूरा अरीना मोशनलेस था। हर इंसान मुझे घूर रहा था। मैं हाथ पीछे बांधकर खड़ा था और नीचे ब्लेज को देख रहा था। अब भी लड़ोगे? ब्लेज की आंखें खून सी लाल थी। वो एक हाथ से स्टेज पकड़कर खुद को संभालता है और दांत भींचकर सिर्फ एक शब्द निकालता है, यस। मैं उसे शांत नजरों से देखता हूँ। तो खड़े होकर बोलो। मेरे शब्द सुनते ही ब्लेज अचानक खून की एक माउथफुल उलट देता है और अगले ही पल फ्लैट होकर स्टेज पर गिर पड़ता है अनकॉन्शियस। ऊपर प्रिंसिपल व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर प्रिंसिपल फू और रेक्स दोनों के चेहरे सुन्न पड़ चुके थे। रेक्स ब्लिंक करता है, मॉम, ज़ेन तो ए रैंक टैलेंट
टैलेंट था ना, फिर एक ए रैंक मैनिफेस्टेशन कैसे अवेकन कर सकता है? प्रिंसिपल फू की नजरें अब भी मुझ पर जमी थी। मुझे क्या पता, फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट असेसमेंट में मैं खुद मौजूद थी, कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? मैंने मार्शल रिकॉर्ड्स के पूरे इतिहास में इसे कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ क्राउड के एक कॉर्नर में अंकल हाउ और एवा अलग खड़े थे। दोनों के चेहरे पर बिल्कुल अलग एक्सप्रेशंस थे। सेरेमनी से निकलते वक्त अंकल हाउ पहले ही बैड मूड में था, क्योंकि मैंने वहां पूरा सीन ही बदल दिया था और उसे वो मजेदार ड्रामा देखने नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। इसलिए वो सीधे एवा को 5 ईमीज ले आया। पहली वजह, 5 ईमीज देश की टॉप 10 एकेडमीज में से थी। यहाँ हर तरफ प्रोडिजीज भरे पड़े थे। एवा के लिए खुद को असली कंपटीशन के अगेंस्ट टेस्ट करने का परफेक्ट मौका। दूसरी वजह, उसका मूड खराब था और वो बस एवा को लोगों को क्रश करते हुए देखना चाहता था। आखिर एवा के पास SS रैंक्ड टैलेंट थी और उसकी स्ट्रेंथ उसकी उम्र के बाकी लोगों से बहुत आगे थी। नॉर्मली 5 ईमीज को डोमिनेट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए वो आया और सीधे 5 एनिमीज के अपने पुराने कॉन्टैक्ट एक सीनियर इंस्ट्रक्टर के पास पहुंच गया। लेकिन वो एवा के लिए पहला मैच अरेंज भी नहीं कर पाया था कि उसकी नजर मुझ पर और ब्लेज पर स्टेज की तरफ जाते हुए पड़ गई। और फिर जो अभी हुआ वो हो गया। अंकल हाउ अपनी नजरें लोटस मैनिफेस्टेशन पर गड़ाए रखता है। ओल्ड कैट, क्या जीन सच में सिर्फ ए रैंक टैलेंट है? उसके बगल में खड़ा इंस्ट्रक्टर ओल्ड कैट तुरंत पलट कर बोलता है। उसकी आंखें अभी चौड़ी थी। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट असेसमेंट में मैं खुद मौजूद था, वाइस प्रिंसिपल थे, पूरा सीनियर स्टाफ था। क्या तुम्हें लगता है हम सब ने गलत देखा? लेकिन अंकल हाउ अभी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन एक ए रैंक मैनिफेस्टेशन अवेकन कैसे कर सकता है जब तक तुम लोगों ने जानबूझकर उसका असली टैलेंट लेवल हाइड न किया हो? ओल्ड कैट आंखें घुमाता है। हमारे एकेडमी में पहले से SS रैंक स्टूडेंट्स हैं, फिर हम किसी एक को हाइड क्यों करेंगे? और वैसे भी उसकी बैकग्राउंड देखते हुए क्या उसकी जरूरत भी थी? लू क्लैन के पास 3 मार्शल सेंट्स हैं, कौन पागल उसे टच करने की हिम्मत करेगा? दोनों बहस करते रहते हैं, लेकिन उनकी नजरें एक सेकंड के लिए भी उस लोटस मैनिफेस्टेशन से नहीं हटती। उनकी आंखों में शौक लगातार बना हुआ था। तभी अचानक अंकल हाउ को कुछ रियलाइज होता है, ये मैनिफेस्टेशन आखिर कहलाती क्या है? ओल्ड कैट भी तुरंत रुक जाता है, मुझे नहीं पता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके अंदर का शौक और गहरा हो जाता है। मार्शल आर्ट्स के पूरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सिर्फ 120 नोन मैनिफेस्टेशंस मौजूद थी और सैकड़ों सालों से एक भी नई मैनिफेस्टेशन सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी उनके सामने ऐसी मैनिफेस्टेशन खड़ी थी जिसे वो पहचान तक नहीं पा रहे थे। ब्लेज की 10 विंग ब्लैक ड्रैगन खुद एक टॉप टियर S रैंक मैनिफेस्टेशन थी और मेरी लोटस ने उसे पूरी तरह क्रश कर दिया था। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, वो लोटस कम से कम पीक S रैंक थी, शायद SS, शायद SSS या शायद उससे भी ऊपर। अंकल हाउ तेज सांस खींचता है। ओल्ड कैट तुरंत मौका पकड़ लेता है। अरे अभी कुछ देर पहले तक तो तुम लू क्लैन के यंग मास्टर को पसंद नहीं करते थे, एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात कर रहे थे ना, तो अब भी वही सोच है? अंकल हाउ हाथ हिलाकर बात टाल देता है। अरे बस एक मैनिफेस्टेशन ही तो है, एवा के पास भी मैनिफेस्टेशन है। लेकिन उसके बगल में खड़ी एवा का चेहरा पूरी तरह सीरियस हो चुका था। तभी मैनिफेस्टेशन अचानक गायब हो जाती है। एवा जैसे अपने ट्रांस से बाहर आती है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक उभरती है। अंकल हाउ, मुझे पता है मैं 2 दिन बाद किसे चैलेंज करने वाली हूँ। उसकी मैनिफेस्टेशन का रैंक मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लेवल की है। मैंने जेन को अंडर एस्टिमेट किया। अगर वो मुझे हरा दे तो उससे शादी करना इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो नहीं जीत पाया तो मैं अपने से कमजोर आदमी से शादी नहीं करूंगी। अंकल हाउ अपना सिर खुजलाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड्स पूरी तरह नॉइज से फट चुके थे। मैं कामली स्टेज से नीचे उतरता हूँ। हर नजर अब भी स्टन्ड साइलेंस में मुझे देख रही थी। स्टेज पर अचानक एक फिगर साउंडलेसली प्रकट होती है। वो एक हाथ से अनकॉन्शियस ब्लेज को उठाता है, मुझे एक ब्रीफ नजर से देखता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। मैंने महसूस कर लिया था कोई ब्लेज को लेने आया था। साउथ ईस्ट रीजन की तीसरी सबसे ताकतवर क्लैन के टॉप एयर के लिए पर्सनल गार्डियन होना कोई अजीब बात नहीं थी। मैं वापस प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ लौटता हूँ। नोवा, लूना और विक्टर पहले से अंदर मौजूद थे और अब रूम में एक नया चेहरा भी था, एक मिडिल एज्ड आदमी जिसके कंधे पर एक अनकॉन्शियस यंग मैन लटका हुआ था। ब्लेज अब भी अनकॉन्शियस था। प्रिंसिपल फू और बाकी सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे समझ ही ना पा रहे हों कि आखिर मैं हूँ क्या, लेकिन मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड खड़ा था। जेन, तुमने अपनी मैनिफेस्टेशन कब अवेकन की? मैं बिना हेजिटेशन जवाब देता हूँ। मास्टर लिन की सेरेमनी से एक रात पहले। पास खड़ी लूना ये सुनते ही स्टिफ हो जाती है, उसकी आंखों में जेलसी की चमक उभरती है। तो वो मेरे फादर की डेथ की वजह से अवेकन हुआ, लेकिन फिर मैनिफेस्टेशन मुझे क्यों नहीं मिली? प्रिंसिपल फू धीरे से सिर हिलाती हैं, कहते हैं एक्सट्रीम ग्रीफ या इमोशनल शॉक मैनिफेस्टेशन को ट्रिगर कर सकता है। लगता है वो बात सच है। मैं बस अंदर ही अंदर मुस्कुराता हूँ और बात वहीं छोड़ देता हूँ। प्रिंसिपल फू, मुझे लगता है अब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होने चाहिए। मेरी नजर ब्रीफली उस मिडिल एज्ड आदमी पर जाती है। हम पहले जैसा तय हुआ था वैसा ही करेंगे। अगर शिया क्लैन को इशू है तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन कम कर सकते हैं। प्रिंसिपल फू भी उसकी तरफ देखती हैं। तभी विक्टर साइड से बोल पड़ता है, अगर कोई कमी रह गई तो जो क्लैन उसे कवर कर देगी। अंदर ही अंदर वो उम्मीद कर रहा था कि शिया क्लैन गुस्से में डील छोड़कर चली जाए। एक कॉम्पिटिटर कम। मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा गुस्से से भर जाता है, लेकिन एल्डर होने के नाते वो जूनियर्स के सामने टैंट्रम
कंफर्म नहीं कर सकता था। ऊपर से ब्लेज खुद बैट हार चुका था। वो आखिरकार दांत भींच कर बोलता है, फाइन, मैं एग्री करता हूँ। प्रिंसिपल फू धीरे से सिर हिलाती हैं। तो फिर तय रहा, आज दोपहर एग्रीमेंट साइन करवा दीजिए, उसके बाद रिसोर्सेज फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ साउथ ईस्ट रीजन की 4 महान क्लैंस की अगली जनरेशन की पहली मीटिंग खत्म हो जाती। मीटिंग के बाद मैं ट्रेनिंग ग्राउंड्स क्रॉस करते हुए अपने ट्रेनिंग चेंबर की तरफ जा रहा था कि पीछे से एक आवाज आती है। मेरा माथा हल्का सिकुड़ता है। लूना जल्दी जल्दी चलकर मेरे सामने आ खड़ी होती है। उसके होठ हल्के फूले हुए थे। मेरे लिए रुको, मैंने कहा था वेट करो, सुना नहीं क्या? मैं शांत नजरों से उसे देखता हूँ। कुछ काम था? मेरे एड्रेस करने का तरीका बदलते ही उसे तुरंत एहसास हो जाता है। लूना की आईब्रो ऊपर उठती है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है मैंने हमेशा परफेक्ट बिहेव नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे फॉरगिवनेस मांग रही हूँ, लेकिन मैं एक औरत हूँ और तुम एक आदमी। जिस तरह तुमने मेरे साथ बिहेव किया वो गलत था, राइट? मैं उसे क्वाइटली अम्यूज्ड एक्सप्रेशन से देखता रहता हूँ, बस ये देखने के लिए कि वो अब कौन सा नया स्टंट करेगी। लेकिन मेरी नजरों के नीचे उसका कॉन्फिडेंस हल्का हिलने लगता है। वो आखिरकार असली बात पर आती है। इस बार के रिसोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम लिन क्लैन का हिस्सा कवर कर दो। अभी हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम है। मैं उसे बीच में ही काट देता हूँ। लिन क्लैन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम लू क्लैन की कंसर्न नहीं है, और अगर मुझे सही याद है तो रिसोर्स स्लॉट सिक्योर करवाने के लिए खुद लिन क्लैन मेरे पास गिड़गिड़ाने आई थी। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाओ। लूना का सीना तेजी से उठने लगता है। उसे तुरंत कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर वो दांत भींच कर बोलती है, जिन, हाँ हमने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अगर तुमने अग्री ना किया होता तो हमें पता भी नहीं चलता। आज हमारी शेयर कवर कर दो तो मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगी, वरना तुम्हारा मेरे साथ कोई चांस नहीं बचेगा, कभी नहीं। मैं उसकी बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता। जो करना है करो, और जब तक जरूरी ना हो मेरे पास मत आना। एक्चुअली मेरी नजरों से दूर रहना बेहतर होगा। मेरे शरीर से अचानक एक शार्प ऑरा बर्स्ट निकलती है। लूना चीख पड़ती है और पीछे लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचती है। मैं बिना पीछे देखे वहां से चला जाता हूँ। धीरे धीरे मेरे और ब्लेज की फाइट की खबर पूरे 5 एमीज में वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है। फिर वो इंटरनेट पर पहुंचती है और रिएक्शन पूरी तरह मैसिव। शुरुआत में लू क्लाइन के लोग इस खबर पर यकीन ही नहीं करते, लेकिन जैसे ही फाइट फुटेज सर्कुलेट होने लगती है सबकी डिसबिलीफ एक्साइटमेंट में बदल जाती है। फिर लू क्लाइन के अंदर खुशी लिटरली एक्सप्लोड कर जाती है। लेकिन जब लॉर्ड शैन थोड़ा काम होते हैं तो उनके अंदर कंफ्यूजन फैलने लगती है। ये मैनिफेस्टेशन आखिर ही क्या, इसका नाम क्या है? यहाँ तक कि वो खुद एक मार्शल सेंट होकर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। क्या मेरे बेटे ने एक बिल्कुल नई मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर दी? पूरा क्लैन अपने लीडर को कभी एक्साइटमेंट में फटते हुए देख रहा था तो अगले ही पल ब्लैंक कंफ्यूजन में डूबते हुए। और सच कहें तो उस रात किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बोले। दूसरी तरफ मैं घर वापस नहीं जाता। मैं एकेडमी के ट्रेनिंग चेंबर में ही रुक जाता हूँ और सीधे कल्टिवेशन में डूब जाता हूँ। डिंग, डिवोशन सिस्टम, डे 6, रिवॉर्ड बीनीथ द स्टार अबिस, बोनस गिफ्ट 1, स्टार अबिस फिशिंग रॉड, बोनस गिफ्ट 2, स्टार अबिस बेट। आधी रात के थोड़ी देर बाद 6th डे रिवॉर्ड अराइव होती है। मैं तुरंत सिस्टम डिस्क्रिप्शन खोलता हूँ और मेरा एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट से बदल जाता है। स्टार अबिस बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसका नाम सुनकर लगती थी, एक एंडलेस बॉटमलेस अबिस। उसे एक इनफाइनाइट फिशिंग पॉन्ड समझो जहाँ मिस्टीरियस आइटम्स भरे पड़े थे और उन्हें सिर्फ स्टार अबिस फिशिंग रॉड की मदद से निकाला जा सकता था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात ये थी, सिर्फ फोकस्ड होकर फिशिंग करना भी मार्शल कल्टीवेशन को एडवांस करता था। मैं अपना फोकस शिफ्ट करता हूँ। अगले ही इंस्टेंट में एक अननोन केओस स्पेस के अंदर पहुंच जाता हूँ। मेरे सामने एक विशाल अबिस खुल जाती है। उसके अंदर एंडलेस स्टारलाइट फ्लिकर कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे पूरा ओशन स्टार से बना हो। मैं उसे देखकर कुछ पल के लिए कंप्लीटली स्टन रह जाता हूँ। तभी स्टारलाइट से ढकी एक फिशिंग रॉड मेरे हाथ में मटेरियलाइज हो जाती है। बेट पहले से हुक पर लगी हुई थी। मैं धीरे से अपनी आंखें नीचे करता हूँ, माइंड शांत करता हूँ और फिशिंग शुरू कर देता हूँ। 2 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ मिनट हो। तभी अचानक रॉड झटका खाती है। मेरी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। मैं कई फीट उछलकर रॉड को कसकर पकड़ लेता हूँ। डिंग, फिशिंग सक्सेस, ऑब्टेन्ड स्काई डेविल फिश। स्काई डेविल फिश कंटेन्स कॉन्सेंट्रेटेड एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ, कंज्यूमिंग इट एडवांसेस मार्शल कल्टीवेशन। रिवॉर्ड देखते ही मेरा दिमाग हिल जाता है। स्काई डेविल फिश स्टार रेस की स्पीशीज थी, वही स्टार रेस जो स्टार गेट के उस पार रहती थी। क्या मैंने अभी स्टार रेस का कोई मेंबर फिश कर लिया? मैं तुरंत रॉड खींचता हूँ। अगले ही पल हुक के आखिर में एक विशाल फिश बाहर आती है। उसका साइज किसी छोटे बुल जितना था। उसका पूरा शरीर ब्रिलियंट गोल्डन लाइट से चमक रहा था और उसकी डार्क आईज में साफ टेरर दिख रहा था। वो क्लियरली इंटेलिजेंट थी। मैं उसकी शेप देखते ही गहरी सांस खींचता हूँ। ये सच में स्टार रेस की स्काई डेविल फिश है। मेरे दिमाग में तुरंत एक टेरिफाइंग थॉट उठता है, क्या स्टार अबिस सीधे उस वर्ल्ड से कनेक्टेड है जहाँ स्टार रेस रहती है? मैं उस थॉट को ध्यान से एनालाइज करता हूँ। अगर मुझे सही याद है तो स्टार रेस की दुनिया को स्टार रेल्म कहा जाता था, बिल्कुल ब्लू स्टार की तरह। वो भी एक कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड थी और स्टार गेट सिर्फ उन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला पैसेज था। अगर स्टार अबिस सच में स्टार रेल्म से कनेक्टेड है तो क्या इसका मतलब पूरा स्टार रेल्म अब मेरा फिशिंग पॉन्ड बन चुका है? मैं तुरंत खुद को फोकस में वापस लाता हूँ। स्काई डेविल फिश क्लैन स्टार रेस के अंदर एक यूनिक एग्जिस्टेंस थी। उनकी कॉम्बैट पावर पूरी स्टार रेस में सबसे नीचे मानी जाती थी, लेकिन उनके शरीर के अंदर जमा एसेंस ह्यूमन वॉरियर्स के लिए एक अनइमेजिनेबल
ट्रेजर था। मैं बिना हेजिटेशन उस पूरी स्काई डेविल फिश को निगल जाता हूँ और रिफाइनमेंट शुरू कर देता हूँ। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में टेरिफाइंगली डेंस एनर्जी फ्लड हो जाती है। 1 घंटे बाद रिफाइनमेंट पूरी होती है और मेरी कल्टीवेशन फिर ब्रेक थ्रू कर जाती है, सीधे मिड 4th रैंक। सिर्फ 1 घंटे में पूरा माइनस स्टेज गेन। ये स्काई डेविल फिश कोई ऑर्डिनरी स्पेसिमेन नहीं थी। नॉर्मल स्काई डेविल फिश में इतनी टेरिफाइंग एसेंस नहीं होती। मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। सालों पहले सेकंड एल्डर मेरे लिए एक स्काई डेविल फिश लेकर आए थे ताकि मैं सेकंड रैंक ब्रेक थ्रू कर सकूं, लेकिन उसकी एसेंस इस वाली के सामने बेहद कमजोर थी। ये सोचते ही मेरी नजर फिर से फिशिंग रॉड पर जाती है। मैं तुरंत दोबारा कास्ट करता हूँ, लेकिन सुबह होने तक मुझे दूसरी कोई कैच नहीं मिलती। मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है, लेकिन कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि मुझे उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज महसूस होती है। पूरी रात फिशिंग करने के बाद मेरी स्पिरिचुअल फोकस और मार्शल कल्टीवेशन दोनों बढ़ चुकी थी। सिर्फ फिशिंग, यहाँ तक कि जब हुक पर कुछ नहीं आता तब भी कल्टीवेशन एडवांस होती रहती है। मैं डिसबिलीफ में सिर हिलाता हूँ। सिस्टम के रिवॉर्ड्स अब पूरी तरह इंसेन होते जा रहे हैं। मैं डोर खोलता हूँ और बाहर निकलता हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पहले से पैक्ड थे। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, डजन्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, सब इकट्ठा थे सिर्फ 5 एमईज की राइजिंग स्टार को देखने के लिए। लेकिन स्टेज पर खड़ी फिगर को देखकर माहौल भारी हो चुका था। 5 रैंकिंग्स का 18th रैंकर 3 मूव्स तक भी टिक नहीं पाया। क्या एवा सच में इतनी स्ट्रांग है? हर किसी को पता था एवा स्ट्रांग है, लेकिन सेकंड्स में 18th रैंक को डिस्ट्रॉय कर देना वो दूसरी लेवल की बात थी। लू लिनलिन भी हार गई। आखिर एवा है क्या? वो तो हमारे दोनों डबल एस स्टूडेंट से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। ऊपर से उसने मैनिफेस्टेशन भी अवेकन कर ली है। उसे टच कौन कर सकता है? गेस्ट व्यूइंग एरिया में बैठे अंकल हाउ एवा की तीसरी कंसेक्यूटिव विक्ट्री देखते हुए अपनी बियर्ड सहलाते हैं और जोर से हंसते हैं। ओल्ड कैट, बस यही है तुम्हारी 5 रैंकिंग्स, 18th और 16th, इतनी ही कैपेबिलिटी है। इनकी रैंक ही अलग है। कुछ रैंकिंग्स की लेवल हमारे बाय क्लैन की प्रोडिजी रैंकिंग्स के सामने कुछ भी नहीं। ओल्ड कैट तुरंत स्कॉफ करता है। इतना प्राउड होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बाय क्लैन के सारे बच्चे ऐसे ही मॉन्स्टर्स होते हैं। एवा कुनलुन 5 एमईज की नंबर 1 है। अगर वो टीन्स रैंक वाले स्टूडेंट्स को स्टॉम्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? अंकल हाउ बिल्कुल केयरफ्री अंदाज में हंसता है। बात घुमाना बंद करो। अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो अपनी 5 रैंकिंग्स के टॉप 2 को बुलाओ। दोनों डबल एस टैलेंट्स। अगर अकेले नहीं जीत सकते तो दोनों को साथ भेज दो। ओल्ड कैट इरिटेटेड भी नहीं होता। इतने साल बाद भी तुम्हारा मुंह उतना ही बड़ा है। तुम अच्छी तरह जानते हो 5 रैंकिंग्स के असली नंबर 1 और 2 कौन है। एक सू क्लैन से और दूसरा जो क्लैन से, और दोनों को रैंकिंग बैटल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। तो फिर पॉइंट क्या है? तभी स्टेज के ऊपर खड़ी एवा नीचे ओल्ड कैट की तरफ देखती है। अंकल कैट, मुझे पहले से पता है मैं अपना आखिरी मैच किसके साथ चाहती हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। क्या आप उसे अरेंज कर सकते हैं? ओल्ड कैट आईब्रो उठाता है। नाम बताओ, जो क्लैन का विक्टर या सू क्लैन की नोवा? नोवा लगभग पहुंचने वाली है। विक्टर कह रहा था वो बिजी है, उससे पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा। एवा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। नीदर। ओल्ड कैट की आईब्रो और ऊपर चली जाती है। नीचे क्राउड क्यूरियोसिटी से लीन कर जाती है। एवा साफ आवाज में बोलती है, जिस इंसान के साथ मैं अपना आखिरी मैच चाहती हूँ वो थोड़ा अलग है। लू क्लैन का यंग मास्टर जेन। उसके ये शब्द गिरते ही पूरी क्राउड ब्लैंक हो जाती है, सिर्फ अंकल हाउ को छोड़कर, जिसे पहले से अंदाजा था। ओल्ड कैट ब्लिंक करता है, फिर अचानक उसे कुछ रियलाइज होता है। एवा, तुम जेन से क्यों लड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। उस लड़के के साथ हाल ही में बहुत स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं। एक ए रैंक टैलेंट जिसने समहाउ मैनिफेस्टेशन अवेकन कर ली, और वो भी ऐसी मैनिफेस्टेशन जिसने एस रैंक मैनिफेस्टेशन को क्रश कर दिया। एवा की आंखों में काम कॉन्फिडेंस चमकती है। हो सकता है रॉ कल्टीवेशन में उसे थोड़ा एडवांटेज हो, लेकिन मुझे उसकी मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट है। मैं देखना चाहती हूँ उसकी लोटस मेरी मूनलाइट स्नो लोटस के सामने कैसी है। आखिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ओल्ड कैट कुछ पल हेजिटेट करता है। मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, लेकिन तुम जानती हो जेन कौन है, वो फाइट एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। ओल्ड कैट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता क्योंकि नीचे क्राउड अचानक दोनों तरफ हटने लगती है। मैं कामली आगे बढ़ता हूँ और सीधे स्टेज पर चढ़ जाता हूँ।